कुछ देर बाद प्रशांत अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अपने लोगों को इस तरह से देख उसकी रूह कांप उठी थी। उसने जिस तरीके से अपने लोगों के मरे हुए होने का अंदाजा लगाया था उसका उल्टा वहां दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां पर खून की नदी बह रही हो। वो चलते हुए 5वें फ्लोर पर पहुंचा क्योंकि लिफ्ट भी बंद हो चुका था। जैसे ही उसने वहां पर कदम रखा वहां की हालत को देखकर उसने एक पल के लिए अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रख लिया और 2 कदम पीछे कर लिया। उसने सपनों में भी अपने लोगों की ऐसी मौत के बारे में कभी नहीं सोचा था जिस तरह की मौत उन लोगों को आज यहाँ मिली थी। तभी उसकी नज़र एक बॉडीगार्ड के ऊपर पड़ी जो कि कोई और नहीं उसका सबसे वफादार सिक्योरिटी इंचार्ज था। वो दौड़ते हुए उसके पास गया और उसे उलटकर देखने लगा। वहां पर मौजूद सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत सिक्योरिटी इंचार्ज की ही हुई थी क्योंकि बाकी लोगों को तो अपनी मौत के बारे में शायद भनक भी नहीं हुआ होगा, लेकिन रेहान ने जो दर्दनाक मौत सिक्योरिटी इंचार्ज को दी थी वो शायद ही वहां पर मौजूद किसी भी सिक्योरिटी गार्ड्स का हो। तभी उसके पीछे से एक आदमी वहां का मंजर को देखते हुए कहा, हम जैसे सोच रहे थे वो आदमी उससे भी खतरनाक निकला। तुम्हें अपने इस सिक्योरिटी इंचार्ज के ऊपर खुद से ज़्यादा भरोसा था लेकिन उसने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी है। प्रशांत ने बिना पीछे मुड़े उस आदमी से कहा, जेडी, मुझे लगा था वो कोई सरफिरा होगा जो इन रत्नों को इकट्ठा करके करोड़पति बनने के फिराक में होगा, लेकिन उसने जिस तरीके से मेरे लोगों को मारा है जरूर वो किसी मकसद को पूरा करने के लिए इन सभी रत्नों को जमा कर रहा है। जेडी ने कहा, लेकिन अब तुम उस आदमी को ढूंढोगे कैसे, वो तो अब तक काफ़ी दूर निकल चुका होगा। प्रशांत ने एक नज़र जेडी की ओर देखा फिर अपने लोगों को लेकर मास्टर रूम के अंदर चला गया। सीसीटीवी कैमरा में उस आदमी का चेहरा जरूर ही कैद हुआ होगा, चेक करो पर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। जी सर। एक बॉडीगार्ड तुरंत लैपटॉप स्क्रीन के सामने जाकर बैठ गया और कुछ देर पहले की फुटेज निकलने लगा। कुछ देर तक कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां नाचने के बाद उसने प्रशांत की ओर देखते हुए कहा, सॉरी सर, शायद वो शख्स पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया था। यहाँ से जाते वक्त उसने सीसीटीवी के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है। यहाँ तक उस आदमी का चेहरा भी हम देख नहीं सकते क्योंकि उसने अंदर आने से पहले ही सीसीटीवी कैमरा के सारे कनेक्शन को काट दिया था। उसकी बातों को सुनकर प्रशांत ने एक जोर का मुक्का टेबल पर जड़ दिया और उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, उसने कुछ तो कुल्लू छोड़ी ही होगी हमारे लिए। सर, वो पूरा डाटा इरेज कर दिया है, यहाँ तक कि कुछ देर पहले की कोई भी घटना हम नहीं देख सकते। शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली चली गई थी और डिम लाइट में उसे देख पाना नामुमकिन है। प्रशांत ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देख गुस्से से कहा, आसपास के जितने भी दुकान हैं उन सभी का सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। उसने हमारे बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी फुटेज को उड़ा दिया तो क्या हुआ, आसपास के एरिया में घुसने के बाद उसका फुटेज उनके सीसीटीवी कैमरा में जरूर कैद हुआ होगा। हाँ सर, ऐसा हो सकता है, हमें कुछ समय का मोहल्ला दीजिए, हम आसपास के सभी एरिया में से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करके आते हैं। इतना कहकर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां से चले गए। बाकी बचे प्रशांत के पर्सनल बॉडीगार्ड वही उसके साथ रुक गए। अगर एक बार वो आदमी मुझे मिल जाए, उसकी खातिरदारी इस तरीके से करूंगा कि उसने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। वही पिंक डायमंड को लेकर रेहान एक सुनसान गलियारे के पास खड़ा हुआ था और मास्क वाला शख्स से कुछ कह रहा था, इसे लेकर तुम अभी के अभी दिल्ली के लिए निकल जाओ और मैंने जो पता तुम्हें दिया है वहां जाकर इसे रख देना। याद रहे, इसे इस थैली में से निकलने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारा हाथ गल जाएगा। ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा। रेहान ने इसका कंधा थपथपाया और उसे वहां से जाने को कहा। उसके वहां से जाने के बाद रेहान अपने मन में बोला, 3 रत्न मेरे पास आ चुके हैं, अब बस बाकी है 2 रत्न, रेड और ब्लैक। रेड के बारे में मुझे मालूम है लेकिन ब्लैक किसके पास है ये मुझे नहीं मालूम। कैसे पता लगाऊं इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अब आचार्य जी से इसके बारे में उनसे मदद लेनी ही पड़ेगी। अगली सुबह हिना अपने हाथों में रंगे मेहंदी को गौर से देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। उसके हाथों में छाप मेहंदी का गहरा रंग उसके दिल को सुकून पहुंच रहा था। रूशाली अपनी सभी दोस्तों के साथ अपने कमरे में बैठकर आज के संगीत फंक्शन के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे हिना के ऊपर पड़ी जो अपने हाथ की मेहंदी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने सहेलियों को अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने को कहा और हिना के बगल में जाकर बैठ गई। क्या बात है, लगता है तुम्हें उनकी कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। हिना अपने चेहरे पर आए लाटों को पीछे करते हुए बोली, याद तो आएगी ना मैडम जी, ज़रा मेरी मेहंदी के ऊपर तो देखो। आज से पहले मैंने 1-2 बार अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी लेकिन उसका इतना गहरा रंग नहीं चढ़ा था जितना कि मैंने रेहान के नाम पर अपने हाथों में ये मेहंदी रचाई है। तभी छवि उनके पास आकर बैठ गई और बोली, अगर प्यार सच्चा है तो हाथों की मेहंदी में रंग आएगी ही। तुम खुद रूशाली के हाथों पर लगे मेहंदी को देख सकती हो, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। मुझे तो लगता है रूशाली ने हम सभी से झूठ कहा है कि उसकी ये अरेंज मैरिज। अगर अरेंज मैरिज है तो उसके हाथों पर लगे मेहंदी इतनी रंग क्यों बिखर रही है। छवि की बातों को सुनकर रूशाली उसके कंधे पर चपत लगाते हुए बोली, क्या कुछ भी बांके जा रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि तुम बोल रही हो।
हाँ, हमारी अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन सगाई के बाद मेरी उनसे बातें होते रहती थी और मुझे भी कब उनसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। शायद इसी प्यार का रंग मेरे हथेली पर छाया होगा। हिना रुशाली को छेड़ते हुए बोली, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तुमसे बातें क्यों छुपाने लगी, जरा मुझे भी तो बताओ। और आज तक ऐसी कौन सी बात हुई है जिसे मैं तुमसे छुपा कर रखी है, बोलो जरा। हिना उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, वो तो तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है मैडम। अब सच भी बता दो, क्या तुम दोनों एक दूसरे से पहले भी मिले थे या फिर तुम दोनों पहले से एक दूसरे को चाहते थे? मुझे जितना पता है विशाल एक बिजनेसमैन है और वो एक वर्कहोलिक पसंद भी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ किया होगा। जरूर ये सब कुछ तुम्हारी करामात है। हिना की बातों को सुनकर रुशाली की पलकें नीचे झुक गई और उसके गाल लाल होने लगे। ओए होए होए होए, लड़की शर्म आ रही है, मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। हिना और छवि ने एक साथ उसे छेड़ते हुए कहा। रुशाली ने उन दोनों को धक्का दिया और वहां से भागकर बाहर जाने लगे, लेकिन उसकी सहेलियों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया और उसे लेकर बिस्तर पर बैठा दिया। उसकी एक सहेली बोली, तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो रुशाली, देखो ये अच्छी बात नहीं है। अपनी सहेलियों से अब ऐसा क्या भी छुपाना, अब बात भी दो, तुम दोनों पहले भी एक दूसरे से मिले हो। अपने दोस्तों और सहेलियों की बातों को सुनकर रुशाली ने उन सभी को शांत किया और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। छवि उसके हाथों को दूर हटाते हुए बोली, अब शर्माना बंद करो और बताओ तुम दोनों एक दूसरे से कब मिले थे और ये अरेंज मैरिज का क्या चक्कर है? रुशाली ने उन सभी को शांत किया और अपने और विशाल के बारे में बताने लगी। हमारी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी। प्लेसमेंट के लिए सभी अपनी तैयारी कर रहे थे, तो वहीं कई सारे कंपनी के ऑनर्स हमारे कॉलेज में आए थे। तभी मेरी मुलाकात विशाल से हुई थी। वो उस वक्त अपनी कंपनी के वाइस चेयरमैन थे। पहली नज़र में ही देखते ही मुझे उनसे प्यार हो गया था और उन्हें मुझसे। हिना उसके कंधे को झकझोरते हुए बोली, सपनों में खोना बंद करो और आगे बताओ। मुझे उनके बारे में ज़्यादा बातें मालूम नहीं थी, बस इतना पता था कि वो रेडी कॉर्पोरेशन के ओनर के बेटे हैं। मुझे लगा था कि इतनी बड़ी कंपनी के ओनर के बेटे होने से ज़रूर उनके अंदर घमंड और एरोगेंस होगी, लेकिन पहले मुलाकात में मुझे अपने ही सोच पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो जिस तरीके से सभी से बातें करते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे, अपने से छोटे या फिर मिडिल क्लास के लोगों से भी वो आम तरह ही बातें करते थे। मुझे उनकी यही खूबी पसंद आ गई। उसके बाद क्या हुआ? सभी सहेलियों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा। रुशाली मुस्कुराते हुए कहने लगी, कॉलेज के लास्ट मंथ में मेरी मुलाकात दोबारा उनसे होगी, लेकिन वो उसे वक्त हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम के लिए आए हुए थे। जैसे कि तुम लोगों को पता है मुझे शास्त्रीय संगीत कितनी पसंद है। तब मेरे टीचर्स और प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि मुझे उस प्रोग्राम में एक शास्त्रीय संगीत की परफॉर्मेंस देनी है। मैं तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि मुझे उनके सामने परफॉर्म करनी है। जैसे कि सभी को मुझे उम्मीद थी, मैंने उतनी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। प्रोग्राम के बाद मैं उनसे मिली, उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ़ की और बातों ही बातों में हमने नंबर भी एक्सचेंज कर ली। अच्छा, तो तुम इतनी स्मार्ट निकलेगा हमने कभी सोचा नहीं था। पहले मुलाकात में ही प्यार, दूसरी मुलाकात में ही नंबर एक्सचेंज और तीसरे मुलाकात में क्या डायरेक्ट रिश्ते की बात? छवि ने मजाकिया लहजे में कहा, जिसे सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। रुशाली अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, एक्चुअली उनके पापा और मेरे पापा दोस्त निकलेंगे, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था। और एक दिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, पर वो शाम को खाने पर आ रहे हैं। मैं उनकी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और इसके बारे में मैंने विशाल को बताया। तब उन्होंने मुझे बस इतना कहा, शाम के लिए बस तुम तैयार रहो, जो कुछ भी होगा मैं बाद में संभाल लूँगा। मतलब जीजा जी भी तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे? ऑब्वियसली, हमारे जीजा जी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्हें अंकल के बारे में सारी बातें मालूम नहीं होगी और उन्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि उनकी जिसके साथ शादी होने वाली है वो उनकी ही गर्लफ्रेंड है। छवि ने उन सभी को शांत रहने को कहा और वह साली को आगे कहने के लिए कहने लगी। मैं पूरा दिन इस बात को लेकर परेशान रहे कि पापा मेरी शादी किसके साथ करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा शाम को विशाल अपने परिवार वाले के साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपने परिवार वालों को बताया नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और एक दूसरे को चाहते भी हैं, और शायद इसके बारे में उन्होंने भी इसके बारे में अपने परिवार वालों को बताया नहीं था। इसलिए किसी को मालूम नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही चाहते हैं। दिन के वक्त हमारे घर वालों ने हमारी सगाई की तारीख पंडित जी से निकलवा ली और अगले दिन ही हमारी सगाई हो गई। हिना उसे छेड़ते हुए बोली, दिखने में तो तुम काफ़ी ज़्यादा भोली हो, लेकिन तुम्हारे साथी और दिमाग में ऐसा कुछ भी चलता है कोई सोच भी नहीं सकता। तभी रुशाली का मोबाइल रिंग करने लगा। स्क्रीन पर विशाल का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर सभी लड़कियों से छेड़ने लगी। लो आ गया इनका कॉल। कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली है, लेकिन एक दूसरे से बातें किए बगैर दोनों रह सकते हैं क्या? रुशाली उन सभी को अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, अभी तुम सभी यहाँ से बाहर जाओ, शाम को संगीत में मिलते हैं।
लेकिन लड़कियां इतनी आसानी से वहां से जाना नहीं चाहती थी और वो रुशाली को परेशान करने लगी। इसके कुछ देर बाद वो सभी वहां से चले गए। रुशाली की लव स्टोरी के बारे में जानकर हिना को बड़ी खुशी हो गई कि उसे भी उसका प्यार मिल रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और रेहान को कॉल लगाया। कॉल लगता ही हिना बोली, कहाँ हो तुम? मैं तो स्विमिंग पूल के पास, तुम कहाँ हो? रेहान ने सामने से सवाल किया। ठीक है, आप वहीं पर रहिए, मैं वहीं पर रहती हूँ। हिना ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और स्विमिंग पूल की ओर चली गई। रेहान अपने हाथों में इस वक्त एक फ्रूट सलाद का प्लेट पकड़ रखा था और मज़े से लेटकर एंजॉय कर रहा था। पहले वहां पर रेहान को कोई नहीं जानता था, लेकिन कुछ समय में जो कुछ भी उन्होंने उसके बारे में जाना था उसके बाद तो हर लड़की उसकी दीवानी हो गई थी और इस वक्त भी कई सारी लड़कियां स्विमिंग पूल पर उसे ही देखने के लिए आई थी। कुछ लड़कियां अपनी मिनी ड्रेस में खुशी रिझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेहान अपने में ही मत दिखाई दे रहा था। जैसे ही हिना वहां पर पहुंचे सभी लड़कियां अपना चेहरा दूसरी ओर घूम ली। हिना रेहान के बगल में बैठते हुए बोली, तुम यहाँ इतनी सारी लड़कियों के बीच क्या कर रहे हो? रेहान ने अपना चश्मा हटाया और उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं तो यहाँ पर अकेला आया था, लेकिन ये लड़कियां मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आए, अब इसमें मेरी गलती तो थोड़ी ना। तभी हिना की नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ी जो शिद्दत से रेहान को घुरे जा रही थी। उसने बगल से एक सेब उठाया और उस लड़की को फेंक कर मारा। सेब लगने से उस लड़की की आंखें रेहान से डिस्ट्रैक्ट हो गई और वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र हिना के ऊपर पड़ी जो उसे काफ़ी समय से घूर कर देख रही थी। उसने अपना चेहरा घुमाया और वहाँ से स्विमिंग पूल के अंदर चली गई। रेहान ने अपना चश्मा हटाया और उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं तो यहाँ पर अकेला आया था, लेकिन ये लड़कियाँ मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आए, अब इसमें मेरी गलती तो थोड़ी ना। तभी हिना की नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ी जो शिद्दत से रेहान को घुरे जा रही थी। उसने बगल से एक सेब उठाया और उस लड़की को फेंक कर मारा। सेब लगने से उस लड़की की आंखें रेहान से डिस्ट्रैक्ट हो गई और वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र हिना के ऊपर पड़ी जो उसे काफ़ी समय से घूर कर देख रही थी। उसने अपना चेहरा घुमाया और वहाँ से स्विमिंग पूल के अंदर चली गई। हिना रेहान की ओर देखते हुए बोली, मैं देख रही हूँ आपकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही है। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले आप काफ़ी ज़्यादा कठोर और अपने काम से मतलब रखने वाले शख्सियत थे, लेकिन बीच में अचानक आपको क्या हो गया है कि आपके अंदर इतना बदलाव आ गया है? रेहान ने अपना चश्मा उसके सिर के ऊपर लगा दिया और बोला, हाँ, पहले तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खड़ूस और खुदगर्ज किस्म का आदमी था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी के साथ प्यार होगा और जो सबको डरता धमकता है उसकी ज़िंदगी भी इस तरह की हो जाएगी। वैसे सच कहूँ तो मुझे बदलने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। मेरा? रेहान ने अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया, हाँ, अगर आप मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से नहीं आती तो क्या लगता है मैं अपने आप को बदल पाता? मैं अभी भी अपनी लाइफ पहले की तरह जी रहा होता और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त होती। अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए आज शाम को आप क्या पहनने वाले हैं संगीत प्रोग्राम के लिए? क्योंकि आज संगीत के प्रोग्राम में लड़के वाले भी आने वाले हैं, इसलिए जाम का मुकाबला होगा दोनों तरफ से। रेहान ने उसे अपना प्लेट पकड़वाया और बोला, डांस की उम्मीद आप मुझसे मत रखिएगा, क्योंकि मैंने कभी भी डांस नहीं किया है और ना ही मुझे कोई शौक है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप डांस मत करिएगा, लेकिन आप हम सभी के डांस तो देख ही सकते हैं ना? हम? रेहान ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं प्रशांत चौरसिया के प्राइवेट कमरे के अंदर पिछले रात की नुकसान के बाद प्रशांत बौखलाया हुआ था। उसने अपनी सारी कोशिश से लगा दी, यहाँ तक कि आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद भी उसे उन दोनों के बारे में कोई खबर नहीं मिली। यहाँ तक कि दोनों कौन थे और कहाँ से आए थे इसके बारे में भी अभी तक उसे कोई खबर ही नहीं मिली थी। प्रशांत का असिस्टेंट उसके पास गया और लैपटॉप उसके सामने रखते हुए बोला, बॉस, हमने चारों तरफ से चेक कर लिया, फिर भी हमें उन दोनों के बारे में कोई खबर नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी उन दोनों में से किसी का भी चेहरा नहीं दिखाई दिया। प्रशांत ने पूछा, नहीं सर, हमने सभी जगह के सीसीटीवी कैमरा देख लिए हैं, किसी में भी उन दोनों का चेहरा नहीं आया है। उन दोनों ने अपने चेहरे पर काला मास्क पहन रखा था, जिस वजह से उन्हें पहचाना थोड़ा मुश्किल है। कमरे के अंदर आते हुए एक उसका पर्सनल बॉडीगार्ड ने कहा, सर, हमने पिछले रात जितने भी दुकान खुली हुई थी हमने उन सभी लोगों से इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को भी वो दोनों दिखाई नहीं दिए। अजीब बात है, तो फिर वो दोनों गए तो गए कहाँ? प्रशांत अपने असिस्टेंट की ओर देखते हुए बोला, क्या हम लोग सीसीटीवी फुटेज से उस आदमी का मास्क हटाकर उसका चेहरा नहीं देख सकते? इट्स नॉट पॉसिबल सर, अगर वह किसी कैमरा या फिर मोबाइल से खींचा गया होगा तब ये थोड़ा मुमकिन हो सकता था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में उसका चेहरा भी हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ धुंधला है, इसलिए ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उस बाइक का पता चला जिस पर दोनों आए हुए थे। बॉडीगार्ड ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, बाइक में कोई नंबर प्लेट नहीं था। यहाँ तक उस तरीके का बाइक काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उन्हें ढूंढने लगेंगे तो हज़ारों लोग मिल जाएंगे। प्रशांत अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, वो जो कोई भी है बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक है।
उसे हमारे ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ मालूम था और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा के बारे में भी, इसलिए तो वो पूरी तैयारी के साथ वहां आया था। बॉडीगार्ड ने कहा, मैंने आसपास के सारे जगह पर अपने लोगों को भेज दिया है। अगर किसी ने भी उस बाइक को वहां देखा हो तो अगर वो बाइक हमें मिल गया तो हम उस आदमी को भी ढूंढ सकते हैं। आज संगीत प्रोग्राम में लड़के वाले भी आ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए। पिछली रात को जो कुछ भी हुआ उन्हें उसके बारे में पता चलना नहीं चाहिए, और जैसे ही मुझे उस आदमी के बारे में पता चलता है मुझे तुरंत खबर करना। इतना कहकर प्रशांत वहां से बाहर की ओर चला गया। बाकी सभी भी उनके साथ वहां से बाहर निकल गए। वहीं इस वक्त सिंह मैंशन के हॉल रूम का माहौल काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था। राव खानदान के लोग वहां पर आए हुए थे, जिस वजह से सभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंस में थे। मनोरमा जी देव सिन्हा की ओर देखते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है एक पिता होते हुए आपने अपनी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार किया। जिस तरीके से आपके पिताजी ने आपको धोखे में रखा, इस तरीके से आपने भी अपनी बच्ची तक धोखे में रखा, यहाँ तक कि अपने पिता से इस बारे में जाने बगैर आपने इस तरह का फैसला लेते हुए एक बार भी अपनी बच्ची की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। अगर मेरा बेटा मुझे इसके बारे में पहले ही बताया होता तो हम आप लोगों से उनके रिश्ते की बात करने के लिए ज़रूर आते, लेकिन आप लोगों ने जो हरकतें किया है उसके बाद हमें नहीं लगता था कि हमें आपके घर आपकी बेटी के हाथ मांगने के लिए आना चाहिए था। मनोरमा जी की एक एक शब्द को सुनकर सिन्हा परिवार के सभी लोग उनका जवाब नहीं दे पा रहे थे। अंश बोला, मेरा भाई मुझसे हर एक बातें शेयर करता था, लेकिन अपने प्यार के बारे में उसने हम सभी से छुपा कर रखा, यहाँ तक कि उसने अपने घर के किसी भी सदस्य को इसके बारे में भनक तक लगे नहीं दी। पहले उस वक्त हमारा परिवार बिजनेस फील्ड में उतरा नहीं था, लेकिन हमारा परिवार इतना भी पत्थर दिल नहीं था कि वो आप लोगों की तरह सोच रख सके। छोटी मुंह बड़ी बात, चाहे आप लोगों को मेरी बात है कड़वी लगे, लेकिन जो सच है उसे बदला नहीं जा सकता। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उन दोनों को सजा दी है, वो सजा माफ़ी के काबिल नहीं है। देव जी धीमी आवाज में बोले, मुझे भी पता नहीं था कि मेरे खुद के पिताजी हमसे इतना बड़ा राज छुपा कर रखेंगे। हमारे पूर्वजों ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया था, इसके बारे में हमें कुछ ही समय पहले ही पता चल, वरना मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए उसे उसके प्यार से कभी भी जुदा नहीं करता। मैंने कभी भी अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ जाकर काम नहीं किया था, लेकिन हमें जो चाहिए था उस वजह से हमें ना चाहते हुए भी अपनी फूल जैसी बच्ची पर इतनी शक्ति बरतनी पड़ी। और आपको लगता है कि आपने जितनी शक्ति बढ़ती है अपनी बच्ची के ऊपर, क्या उस हिसाब से आपकी बच्ची अपनी ज़िंदगी को सुकून से बिता सकती थी? अरे जानवर भी अपने बच्चों पर होने वाले खतरों को अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन आप एक पिता होते हुए भी इस तरह की हरकतें दिखाई है, आपको तो ऊपर वाला भी कभी माफ़ नहीं करेगा। सागर सिन्हा बोले, हमें हमारे परिवार से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इसलिए हमें रश्मि के साथ इतनी शक्ति बढ़ानी पड़ी थी। अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि हमारे पिताजी के पास भी वह शक्ति मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके हमारे पिताजी रहस्यमय मंदिर प्रवेश कर सकते हैं, तब हम हमारी बच्ची के साथ इतनी जाती नहीं करते। मनोरमा जी रुस्तम सिन्हा की ओर देखते हुए बोली, आपको तो पता ही होगा कि आपकी पोती कितनी मासूम और नादान थी, लेकिन वो आपकी चलो को समझ ना सकी। अगर वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, इसका कारण सिर्फ आप है, सिर्फ आप। जब आपको अपने बच्चों की ही खुशी से प्यार नहीं है तो आपने इन्हें जन्म ही क्यों दिया? जन्म लेने से पहले ही इन्हें मार डालते हैं। क्या आपने यही सब कुछ दिखाने के लिए इन्हें पैदा किया है? मनोरमा, कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। किसी भी काम को करने के लिए एक सही वक्त होता है और उस काम को एक सही व्यक्ति के द्वारा ही पूरा किया जाता है। हाँ, मैंने रश्मि बेटी के साथ जाती की, लेकिन अपने परिवार वालों की भलाई के लिए, ना कि अपनी भलाई के लिए। रुस्तम सिन्हा की बातों को सुनकर मनोरमा जी हंसते हुए बोली, जब आप मंदिर के अंदर घुस नहीं पाए तब आपने ये सोचा कि जब आपकी पोती बड़ी हो जाएगी और आप अपने पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी कराएंगे, जिसके बाद उनका संतान इस दुनिया में कदम रखेंगी और आप उसका इस्तेमाल करके अपने पूर्वजों के मंदिर के अंदर सालों से रखे गए रहस्यों को पाकर अमीर और सर्वश्रेष्ठ इंसान बन जाएंगे। लेकिन आपका सपना उस वक्त खराब हो गया जब आपकी पोती ने मेरे बेटे अभिमन्यु को अपने दिल में जगह दी। अरे एक बार अपनी बच्ची के खुशी के बारे में तो पूछ लेते हैं। क्या पता आज तुम्हारा बच्चे तुम्हारे साथ होता और मेरा पोता तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ी रहस्यों को पाने में तुम्हारी मदद करता, लेकिन तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी थी। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार वालों के लिए किया। रुस्तम सिन्हा ने इतना ही कहा था कि मनोरमा जी फीकी ही मुस्कान देते हुए बोली, अगर आपको अपने परिवार वालों की चिंता होती तो आप अपने बच्ची की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद नहीं करती। मेरा पोता ने एक बार आप लोगों की मदद की थी, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। जिस इंसान को अपने खून पर ही भरोसा नहीं है वो अपने बच्चों के खून पर क्या ही विश्वास करेगा। अंश अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सिन्हा परिवार के लोगों की ओर देखते हुए कहा, हमारा परिवार भले ही आप लोगों के बराबरी नहीं है, लेकिन हम आपसे पीछे भी नहीं है। अब से रेहान हमारे पास रहेगा और आप लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना हम तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोग रेहान के बारे में काफ़ी कुछ जान ही चुके होंगे। बिंदु जी बोली, आप लोग रेहान को हमसे इस तरीके से मत छीनिए। मेरी बच्ची की एक ही निशानी है हमारे पास और आप उसे भी हमसे दूर कर रहे हैं।
मनोरमा जी रुस्तम सिन्हा की ओर देखकर बिंदु जी से बोली, हम आपसे उसे दूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों ने पहले ही उसे अपनी जिंदगी से कोसों दूर भेज दिए हैं। पूछिए आप अपने ससुर जी से, वो हमारे घर आए थे हमें धमकाने की, अगर हमने किसी भी प्रकार की मदद अपने बच्चों के लिए की तो वो हमारी सांसें छीन लेंगे। हमसे जितना हो सके था हमने उतनी मदद की, लेकिन हम इनके जैसे नहीं थे जो अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर उन्हें इस तरीके से जीने दे। अब मेरा पोता राव परिवार में ही रहेगा। अगर किसी ने भी मेरे पोते को हमसे जीने की कोशिश की तो उन्हें मेरी लाश पर से गुजारनी पड़ेगी। इतना कहकर मनोरमा जी अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। लेकिन उनकी आखिरी लाइन को सुनकर सिन्हा परिवार के सभी लोग रुस्तम सिन्हा की ओर देखने लगे, जो अभी भी उन्हें जाते हुए देख रहे थे। देव अपनी जगह पर खड़े होकर बोला, उनकी बातें गलत नहीं है, हमारे ही वजह से हमारी बच्ची हमसे दूर हो गई। अभी जब मैं अपनी गलतियों के बारे में सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस वक्त अपने आप को क्यों नहीं रोका, एक बाप के नज़रिए से अपनी बच्ची और दामाद को क्यों नहीं देखा। अगर ऐसा किया होता तो आज मेरी रश्मि हमारे साथ होती और हमारा परिवार हमेशा की तरह खिलता हुआ दिखाई देता। इतना कहने के बाद वो भी वहां से अपने कमरे में चले गए। उनके वहां से जाते हैं बिंदु जी भी उनके पीछे पीछे अपने कमरे के अंदर चली गई। धीरे धीरे करके पूरा हॉल खाली हो गया, बस रुस्तम जी और उनका खास आदमी ही वहीं पर बच्चे रह गए। वहीं छत्तीसगढ़ में रेहान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है, जैसे ही वो कॉल उठना है दूसरी तरफ से साक्षी उसे आज के घटना के बारे में पूरी बातें उसे बताती है। साक्षी की पूरी बातों को सुनने के बाद रेहान ने कहा, ये बातें तो छुपी नहीं जा सकती है कि सिन्हा परिवार मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और उनका काम पूरा होते हैं मुझे किसी कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। साक्षी बोली, तो क्या तुम इतना सब कुछ जानने के बाद भी अपने परिवार वालों के पास वापस आओगे? रेहान मुस्कुराते हुए बोला, वो जिसकी तलाश करने के लिए मुझे बुला रहे हैं उसको नष्ट हुए काफ़ी समय हो गया है, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? वो अगर किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए तब मैं उनकी मदद के लिए उनके पास जा सकता हूं, लेकिन अगर मेरा मन किया तो अपने पापा को कहना जिस सुनहरे पत्थर की वह तलाश कर रहे हैं वह मंदिर धंसने से ही नष्ट हो गया था, फालतू में उस जगह के खुदाई करके वहां उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। रेहान की बातों को सुनकर साक्षी हैरान होते हुए बोली, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है और तुम मुझे इसके बारे में अब बता रहे हो? तुम्हें पता भी है हमारा पूरा परिवार उस चमकीले पत्थर को पाने के लिए किस तरीके से पागल हो गए जा रहे हैं और तुम इसके बारे में मुझे अब बता रहे हो कि वो पत्थर नष्ट हो गया है? साक्षी, ये बात बताने वाली नहीं है। उन लोगों को समझना चाहिए था कि जो चमकीला पत्थर वो मौजूद था वही वहाँ का में पिला था। उसके हत्ते ही मंदिर खुद ब खुद ढह जाता, और हुआ भी ऐसा। मुझे इतनी सी बातें आसानी से पता चल गई और तुम्हारे घर वालों को इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं चला। अगर उन्हें लगता है कि वहाँ की खुदाई करने के बाद उन्हें चमकीला पत्थर मिल जाएगा तो उन्हें खुदाई करने ही तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन उन्हें वो चमकीला पत्थर कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, अभी संगीत की प्रोग्राम शुरू होने वाली है, लड़के वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। रेहान की बातों को सुनकर साक्षी हैरान होते हुए बोली, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है और तुम मुझे इसके बारे में अब बता रहे हो? तुम्हें पता भी है हमारा पूरा परिवार उस चमकीले पत्थर को पाने के लिए किस तरीके से पागल हो गए जा रहे हैं और तुम इसके बारे में मुझे अब बता रहे हो कि वो पत्थर नष्ट हो गया है? साक्षी, ये बात बताने वाली नहीं है। उन लोगों को समझना चाहिए था कि जो चमकीला पत्थर वो मौजूद था वही वहाँ का में पिला था। उसके हत्ते ही मंदिर खुद ब खुद ढह जाता, और हुआ भी ऐसा। मुझे इतनी सी बातें आसानी से पता चल गई और तुम्हारे घर वालों को इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं चला। अगर उन्हें लगता है कि वहाँ की खुदाई करने के बाद उन्हें चमकीला पत्थर मिल जाएगा तो उन्हें खुदाई करने ही तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन उन्हें वो चमकीला पत्थर कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, अभी संगीत की प्रोग्राम शुरू होने वाली है, लड़के वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। साक्षी उसे रोकते हुए बोली, अच्छा रेहान, मुझे तुमसे एक बात जाननी थी। हम, बोलो। साक्षी बोली, क्या तुम सचमुच में हिना को पसंद करते हो? देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि हिना के तुम्हारे ज़िंदगी में आने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से बिता पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जिस तरीके की लाइफ स्टाइल है मुझे नहीं लगता हिना उसे मैच कर पाएगी। इसकी चिंता उसे करनी है, मुझे नहीं। मैंने उससे पहले भी कहा है कि अगर उसे मेरे साथ रहना है तो आने वाले हर एक मुसीबत से उसे डटकर सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीता हूँ आगे भी उसी तरीके से जीता रहूँगा, चाहे मेरी ज़िंदगी में जितनी भी उथल पुथल क्यों ना मचे। इतना कहकर रेहान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वहाँ से दूसरी ओर चला गया जहाँ पर संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। कॉल रखने के बाद हिना तुरंत ही अपने पापा के पास चली गई और रेहान के कह गए सभी बातों को उसने अपने पापा को बता दिया, जिसे सुनने के बाद अनीश सिन्हा सोच में पड़ गए। उन्होंने साक्षी की ओर देखते हुए पूछा, रेहान ने और क्या क्या कहा? मैंने जब आज के बारे में उसे पूरी बातें बताई तब उसने मुझे इसके बारे में भी बताया। उसे लगा था कि आप लोगों को इसके बारे में पता पहले से ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही मेहनत दिखा रहे हैं। अनीश ने उसे अपने कमरे के अंदर जाने को कहा और आरुषि की ओर देखते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात के बारे में हम लोगों को मालूम कैसे नहीं चला?
आरुषि जी बोली, आखिर कौन ही सोच सकता है कि उस चमकीले पत्थर का रहस्य इस तरीके से नष्ट हो जाएगा और उसके पीछे ही रहस्य में मंदिर का नष्ट होना लिखा रहेगा। तुम्हें मालूम नहीं है आरुषि, मैं बचपन से ही इसके बारे में सुनते हुए आ रहा हूँ। हमारे परिवार के लोगों को लगा था कि हम में से किसी के पास हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा जिसके बदौलत हम मंदिर के अंदर जाकर हमारे परिवार से जुड़े रहस्य के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन जब महागुरु ने हमें और हमारे परिवार वालों को इसके बारे में बताया कि हम मंदिर के अंदर जाने के काबिल नहीं हैं, हमारे परिवार के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे। खास करके दादाजी को उनकी उम्मीद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी हमारे ऊपर, लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही लिखा था हमारे परिवार के लोगों के लिए। आरुषि जी ने अनीश के कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें दिलासा देते हुए बोली, सब किस्मत का खेल है और हम इसमें किस्मत को दोष नहीं दे सकते क्योंकि हर किसी का किस्मत है एक सहाय से नहीं लिखी जाती। आप अब ज़्यादा परेशान मत होइए, वैसे भी जिस रहस्य को पाने के लिए पूरा परिवार लगा हुआ था, आखिर में जो असलियत आप लोगों के सामने आई वह सभी के दिल दुखाने के लिए ही काफ़ी था। अब आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अनीश ने अपना सिर हिलाया और अपना मोबाइल निकालकर अपने पिता सागर सिन्हा को और अपने बड़े पापा देव सिन्हा को इसके बारे में मैसेज करके पूरी बातें बता दी। वहीं दूसरी तरफ चौरसिया मैंशन के अंदर संगीत कार्यक्रम अपने अंतिम समय पर पहुंच चुकी थी, जहां पर दोनों परिवार के लोग एक साथ पंजाबी गाने में डांस कर रहे थे। रेहान को एक जगह पर अकेले खड़ा देख छवि, जो अकेले बैठे बैठे बोर हो गई थी, वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई और डांस कर रहे हैं मेहमानों की ओर देखते हुए बोली, क्या बात है, आप डांस नहीं कर रहे हैं? ये तो खुशी का माहौल है और आप यहाँ पर किसी पुतले की तरह खड़े हैं। रेहान उसकी और बिना देखे सपाट लहजे में बोला, अगर तुम बिन इधर उधर की बातों को घुमाए बगैर मुद्दे की बात रखोगी तो ही बेहतर होगा। फिर वो उसकी ओर मुड़ा और बोला, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं लड़कियों की इस तरीके के इशारों को समझ ना सकूँ। छवि मुंह बनाते हुए उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो? अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए आई हुई हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पर तुमसे भी हैंडसम लड़के मौजूद हैं। उसने एक नज़र रेहान की ओर देखकर फिकी मुस्कान दी। रेहान ने एक लंबी सांस भरी और अपने दोनों हाथों को अपने पेट के जेब के अंदर डाल दिया और हल्की मुस्कान देते हुए बोला, आप यहाँ पर इसीलिए आई क्योंकि आप अकेले बैठे बैठे बोरियत फील कर रही थी। आपको एक पार्टनर चाहिए था जो आपके साथ बातें कर सके और आप उसके बारे में जान सके। छवि ने एक गहरी सांस ली और रेहान की ओर देखने लगी, तुम्हारी जलेबी जैसी बातों को मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। हाँ, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन उसे नज़रिए से नहीं, जैसे कि एक लड़की किसी लड़के को चाहती है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तो नहीं छीन सकती ना। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले से ही इतनी नकचड़ी थी या फिर तुमसे मिलने के बाद हुई है? क्योंकि रूशाली जितनी अपनी बचपन की फ्रेंड की तारीफ करती थी उस तरीके से मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है और पहले कैसे थी। इतना कहकर रेहान दूसरी ओर जाने लगा। छवि उसे रोकते हुए बोली, अगर उसकी जगह मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो क्या तुम मुझे उसी की तरह छूट देकर रखते? रेहान रुका और उसकी ओर मुड़कर हल्की मुस्कान देते हुए बोला, हम दोनों यहाँ तक जिस तरीके से पहुँचे हैं वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है, जहाँ पर प्यार, तकरार, दुश्मनी, लड़ाई, परिवार सब शामिल है। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में इस वक्त कौन सा सवाल उबल रहा होगा, लेकिन मैं उसका जवाब देना मुलाजिम समझता। रेहान के वहाँ से जाते ही छवि अपने होठों पर उंगली फेरते हुए बोली, आखिर ये लड़का किस चीज़ का बना है? क्या इसे मेरे इशारे समझ में नहीं आए? वो अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए वहाँ से अंदर की ओर चली गई। वही डांस फ्लोर पर रूशाली और हिना दोनों ही जमकर डांस कर रहे थे। सभी परिवार वाले इस वक्त थक कर सोफे पर बैठ चुके थे, लेकिन वो दोनों अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन दोनों की डांस को देखकर दोनों परिवार वाले तालियां और हूटिंग करने लगे। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ दोनों ही अपनी अपनी जगह पर रुक गए और लंबी लंबी सांस लेते हुए एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराने लगे। दोनों बेस्ट फ्रेंड इतने सालों बाद इस तरह की महफिल जमा थे। अब हर बार इस तरह का माहौल तो नहीं मिलेगा उन दोनों को डांस करने के लिए, इसलिए उन्होंने आज इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाया। हिना रेहान के पास जाकर बैठ गई और अपना सिर उसके गोदी में रख दिया। वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, नाच नाच के उसका पाँव भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था। हिना उसकी ओर देखते हुए बोली, मैं डांस करके बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, क्या आप मुझे अपनी गोदी में उठाकर मेरे कमरे तक छोड़ देंगे? रेहान ने सबसे पहले तो उसके माथे को सहलाया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी गोद में उठा लिया। दूल्हे के परिवार वालों के साथ आए लड़के जो हिना की डांस को देखकर उसे पर लट्टू हो गए थे, अब उसे किसी की बाहों में देख उन लोगों का चेहरा उतर गया। उनमें से एक विशाल का भाई भी था। जैसे ही उसने हिना को किसी और लड़के के गोद में देखा, उसने अपनी होने वाली भाभी यानी कि रूशाली की ओर देखते हुए पूछा, भाभी ये लड़का कौन है और उसके साथ ये लड़की? रूशाली उन दोनों की ओर देख मुस्कुराते हुए बोली, वो मेरी बचपन की दोस्त है, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं और जो लड़का है उसके साथ वो उसका बॉयफ्रेंड है।
रेहान नाम है उसका। पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉडीगार्ड था, लेकिन बाद में मेरी फ्रेंड को अपने ही बॉडीगार्ड से प्यार हो गया। रूशाली की बातों को सुनकर विशाल के सभी लड़के दोस्त की आंखें खुली की खुली रहेगी। उन्हें ये जानकर वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई थी कि पहले वो लड़का उस खूबसूरत लड़की का बॉडीगार्ड हुआ करता था, लेकिन अब वही उसे खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड भी है। एक लड़का बोला, इसे कहते हैं भगवान जब देता है ना तब छप्पर फाड़ कर देता है। पहले बना बॉडीगार्ड और अब बना परमानेंट बॉडीगार्ड। तभी किसी ने कहा, मुझे पहले ही शक हुआ कि इस लड़की की एक न एक बॉयफ्रेंड तो ज़रूर होगी। वैसे भी आजकल खूबसूरत लड़कियां सिंगल कहाँ होती है, लेकिन हमें देखो इतना हैंडसम और डैशिंग होने का क्या फ़ायदा जब हमारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे भाभी जी आपकी बेस्ट फ्रेंड्स भी काफ़ी सुंदर है, अगर हो सके तो हमारे भी बात चलाइए उनसे। रूशाली उस लड़के की कान खींचते हुए बोली, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी किसी हूर की पारी से काम नहीं है, उन्हें अपने वश में करना इतना आसान नहीं है। वो तो मैं तुम्हारे दोस्त की जोली में आसानी से गिर गई, क्योंकि मैं भी उनके प्यार में गिर गई थी, लेकिन मेरी सहेलियों उन्हें फंसाना इतना आसान नहीं है। विशाल का छोटा भाई रोहित अपना कॉलर ऊपर करते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने भाभी की ओर देखते हुए बोला, हमारे कॉलेज की ऐसी कोई भी खूबसूरत लड़की नहीं बची है जिसे मैंने डेट न किया हो। मुझे बस आप एक लड़की दिखा दीजिए, अगर मैंने उसे तुरंत अपने प्यार में नहीं गिराया तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। तभी किसी ने उसके सिर पर शपथ लगाया। उसने जैसे ही अपना हाथ उठाकर पीछे घूम, उसके पापा गुस्से से उसकी ओर देख रहे थे। वो बोले, हम यहाँ तुम्हारे बड़े भाई के ससुराल आए हुए हैं और तुम तुम्हारे भाई से पहले घोड़ी चढ़ना चाहते हो। तुमने तो खुद कहा था कि तुम जिंदगी भर कभी शादी कुंवारे ही रहोगे, तो फिर अचानक तुम्हारा मन परिवर्तन कैसे हो गया। रोहित खिसियाते हुए बोला, वो क्या है ना पापा, मैंने सोचा कि अगर विशाल भैया कंपनी को संभालते संभालते विदेश में ही बस गए तब किसी को तो होना चाहिए आप लोगों के पास जो आप लोगों का ख्याल रख सके। उसकी माँ हंसते हुए बोली, तो तुम अब हमारा ख्याल रखोगे? खुद तो अपना ख्याल ठीक से रख नहीं सकते हो, चले हो हमारा ख्याल रखने के लिए। रोहित अपनी माँ के पास चला गया और उनके कंधे पर अपना सिर टाकाते हुए बोला, वो क्या है ना माँ, मैं तो अपने आप में ही मस्त रहता हूँ, लेकिन जब आपकी छोटी बहू आएगी तब आपको मेरी शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही मेरा और आप लोगों का ख्याल रख लेगी। मैं जानता हूँ आजकल की मॉडर्न लड़कियाँ अपने ससुराल जाने के बाद अपने सास ससुर की बातें जल्दी से नहीं मानती है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए ऐसी छोटी बहू ढूंढ कर लेकर आऊँगा जो मेरे साथ साथ आप लोगों का भी ध्यान रखें। रोहित की ऐसी बातों को सुनकर किसी को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आगे उसे और क्या बोले। जो लड़का हमेशा से ही अपने में ही खोया रहता है कि शादी के बाद वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को कायम रख पाएगा, ये सोचकर ही उन सभी के हंसी छूट रहे थे। तभी विमल वहां आया और उन सभी को डिनर के लिए चलने को कहा। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। वहीं विशाल और उसके परिवार वाले अपने घर लौट गए, क्योंकि कल उनकी शादी सुबह ही होने वाले थे, इसलिए उन्हें जाकर तैयारियां भी करनी थी। रेहान हिना को खाना खिलाने के बाद उसे उसके कमरे में ही उठाकर लेकर चला गया। जैसे रेहान ने उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और जैसे ही दोनों कमरे के अंदर दाखिल हुए, हिना ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और चाबी बैठ के दूसरी ओर फेंक दिया। रेहान उसकी हरकतों को देखकर कुछ भी समझ नहीं सका और कन्फ्यूज चेहरा लिए उसकी ओर देखने लगा। हिना उसकी गोद में ही उसके शर्ट के बटन खोलने लगी, जिसे देख रेहान ने उसे तुरंत बिस्तर पर लिटा दिया और बोला, ना ही हमारी सगाई हुई है और ना ही हमारी शादी, इसलिए आप जो करना चाहती हैं उसे करने से पहले ही रोक लीजिए। हिना बेड पर बैठ गई और रेहान के शर्ट को पकड़ लिया, फिर वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे जबरदस्ती लिपटने लगी। रेहान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हिना को हो गया था और वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही थी। उसने जैसे ही कुछ खाने के लिए उसकी ओर देखा, हिना ने अपनी होठों से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे डिप्ली किस करने लगी। रेहान ने उसे धक्का देकर पीछे गिरा दिया और बोला, ये सब गलत है, आप समझने की कोशिश करिए। हिना उसके और करीब चली गई और दोबारा से उसे डिप्ली किस करने लगी। हिना बिल्कुल पागल सी हो गई थी। वो अब उसे किस करते हुए उसका शर्ट खोलने लगी और उसने उसका शर्ट बेड से नीचे फेंक दिया। हिना रेहान के होठों की आज़ाद करते हुए सेडेक्टिव टोन में बोली, सू, मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरा साथ दो। जेडी अपने कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप पर किसी को ईमेल भेज रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से एक शख्स ने उसे कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद जेडी की आंखें डर और घबराहट के मारे छोटी हो गई। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें मालूम भी है? मैं जानता हूं सर कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। हो सके तो आप जितना जल्दी दिल्ली वापस लौटे उसमें ही आपकी भलाई है। मैं जाता हूं, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आपका दुश्मन भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। जेडी ने एक गहरी सांस लिया और उस आदमी से बोला, मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊंगा, तब तक के लिए तुम वहाँ पर सब कुछ संभाल कर रखना और हो सके तो इसके बारे में किसी और को खबर तक लगे नहीं देना। ठीक है सर, लेकिन आपको भी संभाल कर रहना है। अगर उन लोगों को हिना मैडम के बारे में पता चल गया तो और भी ज़्यादा खतरा आप लोगों के ऊपर मंडराने आने लगेगा।
मुझे मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। कल आ रहा हूं मैं वापस, हमारे सभी लोगों को तैयार रहने के लिए कह दो। कॉल रखने के बाद जेडी ने तुरंत जोसेफ को कॉल किया और उसे अपने कमरे में आने को कहा। जोसेफ तुरंत भागते हुए उसके कमरे के अंदर घुसा। जेडी उसकी ओर देखते हुए बोला, हमारा यहाँ पर जितना भी काम बाकी है उन सभी को आज 12 बजे से पहले ही निपटा दो, हम कल वापस लौट रहे हैं। जोसेफ घबराई होगी आवाज में बोला, लेकिन बस हमें कल मिस्टर चॉर्सिया के कुछ खास लोगों से मिलने भी जाना है। वो काफ़ी बड़े लोग हैं और हमारे इस नए प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं और वो खुद आपसे मिलना चाहते हैं। जेडी अपने कबर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया और अपना ड्रेस निकलने लगा। उनसे कहना इसके बारे में जो कुछ भी जानना है वो सब कुछ वो मिस्टर चॉर्सिया से जान ले। जोसेफ कुछ कहना चाहता था, लेकिन जेडी के फेस को देखकर उसने कुछ नहीं कहा और वहां से अपना सिर हिलाकर बाहर निकल गया। कपड़े बदलने के बाद जेडी तुरंत रेहान के कमरे में गया, लेकिन रेहान वहां नहीं था। उसने अगल बगल जाकर भी चेक किया, लेकिन रेहान का कोई पता ही नहीं था। यहाँ तक कि उसने बाहर जाकर गार्डन में भी देख लिया, लेकिन रेहान उस साइड में भी नहीं था। उसने उसे कई बार कॉल लगाया, पूरा रिंग ज़्यादा, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता। सिट, यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और ये रेहान मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। उसने दोबारा उसे कॉल लगाया, लेकिन इस बार भी पूरे रिंग जाने के बाद सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसने जोसेफ अपने पास बुलाया और रेहान को ढूंढकर टेरेस पर लाने को कहा। वहीं हिना के कमरे में रेहान सुकून के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। खिड़की से आ रहे हैं सूरज की रोशनी से उसकी आंखें खुली और वो उठकर बैठ गया। उसने सबसे पहले तो चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपने मन में बोला, ये तो हिना आपका कमरा है, मैं यहाँ कैसे? उसने इतना ही कहा था कि एक लड़की की हाथ उसके कमर में जा लगी। रेहान ने जैसे ही अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया उसकी आंखें बड़ी हो गई। हिना बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटी हुई थी। फिर उसकी नज़र अपने ऊपर पड़ी। उसने भी इस वक्त एक भी कपड़े पहन नहीं रखे थे। कमरे के चारों तरफ उन दोनों के कपड़े फैले हुए थे। ये नज़ारा देखकर रेहान ने अपना सिर पीट लिया और तुरंत हिना का हाथ अपने कमर से हटकर तुरंत अपने कपड़ों को लेकर बाथरूम के अंदर चला गया और वहां से फ्रेश होकर अपने कमरे की ओर। कुछ देर बाद हिना की आंखें खुली। उसने अपना हाथ बगल में रखा तो उसे बिस्तर खाली महसूस हुआ। वो जानती थी कि पिछली रात वो रेहान के साथ ही सोई थी, लेकिन रेहान को इस वक्त बिस्तर में न देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए वो इधर उधर देखने लगी। लेकिन पूरा कमरा खाली था, बस उसका कपड़ा ही कमरे के इधर उधर फैला हुआ था। अपने कपड़ों को इस तरह से बिखरे देखे उसे इसलिए रात की सारी घटना याद आ गई और वो शर्माने लगी। तभी उसकी नज़र घड़ी के ऊपर पड़ी जो इस वक्त सुबह के 9 बजे बजा रहे थे। क्या 9 बज गए? उसने अपना सिर पीट लिया और तुरंत बिस्तर पर से उठकर अपने कपड़ों को लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। वही जब रेहान तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकाला उसकी टक्कर जोसेफ के साथ हो गई। तुम इतनी देर से कहाँ पर थे? बस तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। जोसेफ के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर रेहान ने जवाब दिया, वो मैं एक जरूरी काम से बाहर गया था। जोसेफ ने कहा, बॉस को तुमसे किसी जरूरी बातों पर डिस्कस करना है। वो तुम्हारा इंतजार पीछे वाले गार्डन में कर रहे हैं, जाकर उनसे मिलाओ। वो तुम्हें कई बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन तुम उनका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हो। जोसेफ की बातों को सुनकर रेहान को याद आया कि कल उसने अपना मोबाइल साइलेंट में कर दिया था और हिना के साथ वो सब कुछ करते वक्त कब उसका मोबाइल उससे दूर हो गया उसे ही पता नहीं चला। पिछली रात से ही मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। उसने इसका कंधा था पाया और वहाँ से बाहर की ओर चला गया। वही मंडप पर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। विशाल अपने परिवार वालों के साथ वहां पहुंच चुका था और शादी की रस्में भी शुरू हो गई थी। रेहान जैसे ही जेडी के पास पहुंचा, जेडी उसे लेकर तुरंत एक कमरे के अंदर चला गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी है। मेरा सबसे पुराना दुश्मन वापस लौट चुका है। उसका सिर्फ एक ही सपना है, मेरी बर्बादी, और वो मुझे बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने अपने सभी लोगों को तैयार रहने के लिए कह दिया है, इसलिए हम कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन तुम हिना से दूर मत रहना, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के वजह से अपनी बीवी को खोया है और अब मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता है। रेहान ने कहा, जैसे आपको मेरे ऊपर भरोसा है वैसे ही मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं हिना को एक छोटी सी खरोच भी आने नहीं दूंगा। आप बेफिक्र रहिए और अपना ख्याल रखिए, मेरे रहते हुए हिना को कोई हाथ भी लग नहीं सकता। मैं जानता हूं कि तुम कितना शक्तिशाली हो, लेकिन हमें उन लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो सब किसी वक्त क्या कर दे कोई नहीं जानता। वो लोग किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन उनका लीडर एक वक्त पहले काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका था और सभी को लग रहा था कि उनका लीडर बहुत ही जल्द मर जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि उसकी तबीयत में सुधार हो जाएगी और उनका गहन और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैं तुम्हें उनके कुछ लोगों की फ़ोटो भेज रहा हूँ। अगर तुम्हें इनमें से किसी को आसपास देखते हो तो तुरंत हिना की सुरक्षा बढ़ा देना। रेहान ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया।
जेडी उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर बोला, मैं अपनी बेटी के ऊपर जितना भरोसा रखता हूँ उतना ही भरोसा तुम्हारे ऊपर भी रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे। अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है तो तुम हर वक्त मेरी बेटी के साथ रहोगे और उसके हर एक कामों में उसकी मदद करोगे। मैंने अपने काम की वजह से अपनी पत्नी को तो खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। हमारी उनसे दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, इसीलिए ये कोई नहीं बता सकता कि अगर हमारे बीच लड़ाई शुरू हुई तो कौन जिंदा बचेगा। रेहान आज पहली बार जेडी को इतना हताश और घबराया हुआ देख रहा था, क्योंकि जब भी वो उसके साथ रहा है जेडी ने किसी के सामने अपनी नज़र नहीं झुकाई है और ना ही किसी के साथ बातें करते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाई है। लेकिन आज इस आदमी को इतनी बुरी हालत में देखकर रेहान को बहुत ही बड़ा झटका लग गया था। तभी कमरे के अंदर जोसेफ आया और उनसे कहा, शादी की सारी रस्में पूरी हो गई है, आप लोगों को मिस्टर चौरसिया बाहर ढूंढ रहे हैं। रिसेप्शन के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं और मिस्टर चौरसिया चाहते हैं कि अपनी बेटी के विदाई के वक्त वो अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ रहे। जेडी ने एक नज़र जोसेफ की ओर देखा, फिर रेहान के कंधे को तब दबाकर वो वहां से बाहर चले गए। रेहान ने जोसेफ को वहीं रुकने का इशारा किया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर जेडी का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन है, जिसका नाम सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। जोसेफ ने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर देखकर उसे बताने लगा, ये बहुत पुरानी कहानी है। उस वक्त जेडी बॉस की कंपनी ऊंचाइयों के शिखर को छू रही थी और उन्होंने और भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अंडरवर्ल्ड में कदम रखा, जिससे उनकी कमाई और भी ज़्यादा बढ़ गई और आमदनी भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी। पर ऐसे भी कुछ लोग थे जो उनकी इस कामयाबी को अपने नाम करना चाहते थे और जितने शोहरत वह काम रहा थे उसे वो सभी अपने नाम करना थे। फ्लैशबैक। जेडी अपनी पत्नी पल्लवी की ओर देख अपनी छोटी सी बेटी हिना को अपनी गोद में खिला रहा था और उससे से बातें भी कर रहा था। देखना पल्लवी, एक दिन हमारा ये कंपनी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इससे भी बड़ा घर लेंगे जिसमें हमारी बेटी खुलकर खेल सकें और इसे रोक टोक करने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। पल्लवी जी मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप अपना काम इसी ईमानदारी के साथ करेंगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि भगवान भी आप ही की मदद करेंगे और जो कोई भी आपका बुरा करने के बारे में सोचेगा उसका ही बुरा होगा। तभी जेडी के मोबाइल में उसके पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आया। जैसे ही उसने कॉल उठाया दूसरी तरफ से उसके पर्सनल असिस्टेंट की आवाज़ आई, बॉस, आपने शहर के बाहर वाले मंदिर में एक बड़ी पूजा की बात कही थी, हमने उसकी सारी तैयारी कर ली है, बस आप लोग तैयार होकर नीचे चले आइए। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं, जेडी ने कहा और कॉल रखने के बाद उसने हिना को भी उठाया। फिर फ्रेश होकर उनका परिवार शहर से बाहर वाली मंदिर की ओर चले गए। मंदिर में अच्छी तरीके से पूजा करने के बाद उनके परिवार लौट रहा था कि तभी अचानक बीच सड़क में उन्हें एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी। उनका गाड़ी तुरंत रुक गई और कुछ लोग काले कपड़े, चेहरे पर मास्क लगाए, अपने हाथों में हथियार लिए उनके गाड़ी के अगल बगल आकर खड़े हो गए। जेडी के सभी लोग इस वक्त बंदी बन चुके थे और वही जेडी हताश होकर अपने सामने खड़े एक आदमी की ओर देखे जा रहा था जो अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठकर सिगरेट पी रहा था। अपनी सिगरेट की पूरी काश लेने के बाद उस आदमी ने सिगरेट नीचे फेंक दी और अपने पैरों तले सिगरेट बुझा दी और एक जोर का तमाशा उसने जेडी के चेहरे पर जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते पर से हट जाओ, लेकिन तुम नहीं माने, तो अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जेडी ने कहा, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे काम में कभी भी दखलंदाजी नहीं की, तो फिर तुम मुझ पर फालतू के इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लोगों के आसपास भी नहीं गया हूँ, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे रास्ते पर आ रहा हूँ? उस आदमी ने एक और थप्पड़ जेडी के चेहरे पर जड़ दिया और गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरे रास्ते में नहीं आए। तुम्हारे इस धंधे पर कदम रखने से पहले मैं इस धंधे पर अपना कम जमा चुका था, लेकिन तुम्हारे बीच में टांग अड़ने की वजह से मेरा पूरा का पूरा धंधा चौपट हो गया है और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे रास्ते पर नहीं आए हो। उस आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा समझ रहा हूँ, बेहतर होगा समझ जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। अंजाम का तो पता नहीं, लेकिन आज तुम्हारा बुरा जरूर होगा। तभी वहाँ पर कई सारे ब्लैक स्कॉर्पियो आकर खड़े हो गए और वो सभी उसे आदमी के लोगों के ऊपर गोलियां बरसाने लगे। वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर वह आदमी बाहर आ गया और उसने एक जोरदार लात जेडी के सीने के ऊपर जड़ दी। मेरा टाइम अभी तक आया नहीं है, लेकिन तुम्हारा समय बस यही तक था। इतना कहकर उसने ट्रिगर दबा दी। बंदूक से पुलिस स्पीड के साथ एक गोली निकाली। वो गोली जड़ को छुपा दे उससे पहले ही पल्लवी जी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, जिस गोली उनके सीने के अंदर घुस गई। जेडी अपनी बीवी को अपने दोनों बाजू में पड़े बस हैरानी से देख पा रहा था। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, बहुत ही अच्छी बीवी मिली थी तुम्हें, जो तुम्हारी मौत को अपने ऊपर ले गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसने जैसे ही इतना कहा, जेडी ने तुरंत नीचे पड़े एक चाकू को उठाया और उसकी उंगली काट दी। वो आदमी संभाल पाता जैद ने उसे एक लात झाड़ दिया और अपनी बीवी बच्चों को लेकर वहां से भागने लगा। उसके लोग वहां पर पहुंच चुके थे, जिस वजह से वो शख्स उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो सभी वहां से निकालना ही बेहतर समझ
हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के अंदर पल्लवी जी का ऑपरेशन चल रही थी। वही जेडी और गुलजार परिवार इस वक्त इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हुए थे और डॉक्टर का बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर गुलजार की आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुए थे और वो जेडी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी लग रहे थे। वो अचानक पीछे मुड़े और उन्होंने एक जोरदार का तमाचा उसके चेहरे पर जेडी दिया और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, इस दलदल में उतरने की क्या ही ज़रूरत थी। इतना खुशहाल परिवार होने के बावजूद तुम्हें इसके बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जब तुम्हारा काम के बारे में तुम्हारे बीवी बच्चों को पता चलेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी। जेडी अपने ससुर की ओर देखते हुए बोला, मैं बस अपना काम कर रहा हूं और मैंने कभी भी उनके बीच अपनी टांग नहीं अड़ाई है, तो फिर वो मुझे अपना दुश्मन क्यों मान रहे हैं। मैंने आज तक किसी के रास्तों का कांटा नहीं बना, तो फिर वो लोग मुझे अपने रास्तों का कांटा क्यों मान रहे हैं। मिस्टर गुलजार चिल्लाते हुए बोले, क्योंकि तुमने जो धंधा शुरू किया है वो कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है। इस धंधे में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके बारे में शायद तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। सिर्फ बाहरी दिखावा के लिए लोग खादी कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई किस चीज़ से ज़्यादा होती है कोई नहीं जानता। मुझे लगा था तुम एक समझदार लड़के हो और मेरी बेटी ने एक अच्छा पति चुना है, लेकिन तुम भी उसी दलदल में घुस जाओगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी सोचा नहीं था। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाता। मिसेज गुलजार बोली, आप दोनों इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं, शांत हो जाए। वो अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है और आप दोनों हमारी बेटी के बारे में सोचने के बजाय किसी और मुद्दे पर लड़ाई कर रहे हैं। आखिर मैं इसके साथ लड़ाई ना करूं तो क्या इसकी पूजा करूं। इसने जो किया है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। अभी तो सिर्फ हमारी बच्ची के ऊपर ये हमला हुआ है, पता नहीं आने वाले वक्त में वह लोग और क्या क्या करेंगे। मिस्टर गुलजार पीछे मुड़े और जेडी की ओर देखकर सख्त लहजे में बोले, अगर आज मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो भूल जाना कि आनंद गुलजार नाम का तुम्हारा कोई ससुर भी था। मिस्टर गुलजार की बातों को सुनकर जेडी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस लेकर हिना के पास चला गया, जो इस वक्त काफ़ी घबराई हुई भावेश जी के पास उनसे लिपटकर खड़ी हुई थी। जेडी उसे अपनी गोदी में उठाते हुए बोला, घबराओ मत बेटा, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। बाबा है ना तुम्हारे पास, वो माँ को कुछ नहीं होने देंगे। हिना भले ही इस वक्त काफ़ी छोटी थी, लेकिन अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर वह समझ पा रही थी कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उनका इलाज चल रहा है। वो अपने पापा के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद इमरजेंसी रूम से डॉक्टर नेगी अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स के साथ बाहर निकाल। डॉक्टर के उतरे हुए चेहरे को देखकर बाहर मौजूद सभी लोगों की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ से धड़कने लगी। उन्हें कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। मिसेज गुलजार डॉक्टर को इमरजेंसी वार्ड के बाहर मुंह लटकाए खड़े देख अंदर झांकने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बात है डॉक्टर, अब लोगों का चेहरा इस तरह से उतरा हुआ क्यों है? और मेरी बच्ची पल्लवी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? बोलिए ना, मेरी बेटी पल्लवी कैसी है? अब उनकी आंखों ने भी उनके आंसुओं को रोक न सका और वो फूट फूट कर रोने लगी। जेडी डॉक्टर नेगी की ओर देखते हुए सख्त लहजे में बोला, माँ ने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो उसका। पल्लवी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? दो नेगी जानते थे कि इस वक्त जो खबर वो उन सभी को सुनने वाले हैं, उसे सुनने के बाद उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच जाएगा, लेकिन वो इस बात से भी भाग नहीं सकते कि एक न एक दिन उन्हें इसके बारे में पता चल ही जाएगा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और वहां पर मौजूद दोनों परिवारों के लोगों की ओर देखते हुए कहने लगे, हमने पेशेंट के सीने में लगे गोली को तो निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर नेगी को बीच में ही रुकते देख जेडी अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा कठोर करते हुए बोला, जो भी कहना है साफ साफ कहो। अगर तुम्हारी बातों को सुनने के बाद हमें या फिर मेरे परिवार वालों को कुछ भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए मिस्टर जेडी, हमने उनके सीने से गोली तो निकाल दी है, लेकिन वो गोली उनके दिल के बिल्कुल पास लगी थी और दिल के कुछ नशे भी टूट गई है। हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन काफ़ी खून बह जाने के वजह से उनकी मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। यहाँ पहुँचने से पहले आप लोगों ने उनकी शरीर की कंडीशन देखी थी। उनकी धीमी धीमी चल रही सांस हमें एक उम्मीद दे रही थी कि हम उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी मिस्टर जेडी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। डॉक्टर नेगी की बातें खत्म होते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखों से आंसू बहाना शुरू हो गए। वहीं मैसेज गुलजार तो बेहोश ही हो गई थी। सब लोगों की हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्होंने इस छोटी सी ज़िंदगी में इतना दुख के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आया था जो सालों तक चलने वाली थी। अपने परिवार वालों को संभालने के बाद जेडी इमरजेंसी वार्ड के अंदर चला गया और आखिरी बार अपनी बीवी को देखने के बाद वह सभी उनकी क्रियाकर्म की तैयारी करने के लिए वहां से चले गए। फ्लैशबैक एंड जोसेफ रेहान की ओर देखते हुए बोला, भले हिना मैडम उसे वक्त काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की आंचल बचपन में ही छोड़ दी, इसीलिए वो अपने पापा से इतना नाराज़ रहती हैं। बॉस भी तुम दोनों को एक साथ देखकर इसलिए बेफिक्र रहते थे क्योंकि उन्हें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था कि तुम हिना मैडम को कुछ भी होने नहीं दोगे, और इसीलिए ही उन्होंने तुम दोनों के रिश्ते को भी स्वीकार किया है।
उन्हें अपनी प्रॉपर्टी होने से इतना डर नहीं लगता जितना कि उन्हें अपनी बेटी को अपने से दूर होते हुए देखकर उन्हें दर्द होता है। रेहान ने एक लंबी सांस भरी और जोसेफ की ओर देखते हुए पूछा, क्या नाम है उस आदमी का जिसने हिना और उसके परिवार वालों के साथ इस दुश्मनी को सालों से बढ़ते हुए आ रहा है? अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसे लोग राघवन के नाम से जानते हैं। वो कुछ सालों से इटली में रह रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ वो इंडिया वापस लौटा है। उसने अपने लोगों का इस्तेमाल करके करोड़ों का लोन लिया था और यहाँ से फरार हो गया था, और उन्हें पैसों का इस्तेमाल करके उसने अपना एक अलग ही दुनिया बसाया, जहाँ पर उसके ही कानून चलते और उसके ही नियम लागू होते। वो वहाँ का राजा बन गया था, जो कोई भी उसके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करती उसकी उंगली काट दी जाती। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में केसर एक गैंगस्टर और तुम्हें बड़े बड़े डॉन मिलेंगे, लेकिन राघवन जैसा आदमी तुम्हें एक ही मिलेगा जो अपने लोगों के ऊपर भी भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। रेहान ने पूछा, तुम्हें पता है राघवन ने क्यों जेडी के साथ इतने सालों के दुश्मनी में गैप कर दिया था? क्योंकि मुझे जितनी अंडरवर्ल्ड की नॉलेज है उसके हिसाब से उन दोनों के बीच अब तक कई बार तकरार हो चुकी होती, लेकिन मुझे ऐसा कुछ सुनने को एक बार भी नहीं मिला है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन उनके बीच कई बार तकरार हो चुकी है। हर लड़ाई लोगों के बीच नहीं होती है, कुछ लड़ाई ऐसे भी होती है जो लोगों को दिखाई नहीं देती, और उन दोनों की लड़ाई एक दूसरे के आमने सामने होने के बावजूद उनके बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है। बॉस के ऐसे कई सारे काम हैं जिसके बारे में तुम भी नहीं जानते हो। उनके लिए कई बड़े बड़े लोग काम करते हैं, लेकिन तुमने नोटिस किया होगा बॉस कभी कभी किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियन के साथ जुबान नहीं लगते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है। ईमानदारी की पिपड़ी बजने वाले लोग तुम्हें हजारों दिखेंगे, लेकिन वही रात की अंधेरी में ऐसे लोगों से पैसे लेते हैं जो ईमानदारी की कमाई तो बिल्कुल नहीं होती है। फिलहाल के लिए तुम अभी मैडम के साथ रहो और उन्हें अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर जोसेफ उसके कंधे पर हाथ रखा और वहां से चला गया। कौन कहता है कि बड़ा आदमी बनकर सुकून की जिंदगी जिया जाता है? जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े खतरे। चलो अब देखते हैं आखिर यह राघवन किस चिड़िया का नाम है, रेहान ने अपने मन में कहा और शादी के मंडप की ओर चला गया। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। दूल्हा और दुल्हन इस वक्त अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे और कुछ यादों के लिए तस्वीर खींचा रहे थे। हिना रेहान को जबरदस्ती उनके पास लेकर चली गई तस्वीर खिंचवाने के लिए। रोहित, जो बिल्कुल हिना के बगल में खड़ा हुआ था, वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, काश तुम मेरी जिंदगी में पहले आई हुई होती तो आज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हम भी इसी मंडप में एक दूसरे के हो चुके होते। उनके दोस्तों की भी नज़रें हिना के ऊपर टिकी हुई थी, जो इस वक्त बेफिक्र होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी को एंजॉय कर रही थी। तभी एक लड़के ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, एक बार तुम उसे अपने दिल की बातें बताने के बारे में सोचते क्यों नहीं? रोहित ने अपना कंधा उचकाया और बोला, सोच तो यही रहा था, लेकिन उन दोनों की जोड़ी को देखकर मुझे उसके करीब जाने का मन भी नहीं कर रहा है। बड़ा ही अजीब इंसान हो यार तुम। एक तो तुम्हें अपनी दिल की बात उसके सामने रखती है और उन दोनों की जोड़ी को देखकर मन ही मन उन्हें एक साथ रहने का आशीर्वाद भी दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, या फिर सुबह सुबह अपना सिर किसी दीवार पर फोड़कर आए हो? अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर रोहित वहां से जाने लगा। तभी हिना उसके साथ टकरा गई। रोहित तो उसकी आंखों में ही खो गया था, लेकिन हिना उससे माफी मांगकर वहां से आगे बढ़ गई। उसके दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आए और उसे उठाते हुए बोले, यार तू ठीक तो है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रोहित जाते हुए हिना को देखता रहा और शायराना अंदाज में बोला, धक्का तो मुझे कंधे पर लगा था, लेकिन दर्द दिल पर हो रहा है। रेहान, जो बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हुआ था, वो भी उनके साथ नीचे बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, शुक्र मनाओ कि ये धक्का अनजाने में लगा था, वरना तुम्हारे दिल पर दर्द नहीं होता, बल्कि तुम्हारा दिल ही धड़कना रोक देता। एक डरावनी आवाज को सुनकर सभी ने अपना चेहरा उस ओर घूम लिया, जहां पर रेहान इस वक्त अपनी लाल आंखों से उन्हीं की ओर देख रहा था। वो सभी लड़के तुरंत उठकर अपनी जगह पर खड़े हो गए और रेहान की ओर देखने लगे। रेहान अपनी जगह पर खड़ा हुआ और रोहित के पास जाकर उसके कंधे को थपथपाकर बोला, दिखने में बिल्कुल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट लगते हो। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट लगते हो? क्या मतलब है? मैं अभी भी कॉलेज जाता हूँ, अभी फाइनल ईयर में हूँ और बहुत ही जल्द मेरा कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। रोहित ने जवाब दिया, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कॉलेज के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूं? रेहान की बातों पर वो लड़के कुछ रिएक्ट कर पाते। रेहान ने अचानक उन पोंचों के कमर को एक साथ पकड़ा और उन्हें हवा में उठा दिया। ये नज़र देखकर आसपास खड़े सभी लोग उनकी ओर ही देखने लगे। एक अकेले आदमी का 5 लोगों को एक साथ हवा में उठा देना इतना आसान नहीं है, और एक आम इंसान का इस तरीके का कारनामा दिखाना, ये सब तो किसी मैजिक शो में ही हो सकता है। रेहान ने उन 5 लड़कों को नीचे उतर, जिससे 5 लड़के ज़मीन पर गिर गए। वो 5 लड़कों की ओर देखते हुए बोला, मैं तुम लोगों को काफ़ी समय से नोटिस कर रहा हूँ, तुम सभी मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही घूर रहे हो। बेहतर होगा अभी से उससे दूरी बना लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? एक लड़का खड़ा हुआ और रेहान की ओर देख उसे उंगली दिखाते हुए बोला, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, समझे?
आज तुमने भारी महफिल में हमारी बेइज्जती की है, इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। रेहान उस लड़के की ओर देखकर हंसते हुए बोला, प्रॉब्लम से मैं कभी पीछे नहीं हटा और मैं प्रॉब्लम को बढ़ावा नहीं देता बल्कि उसे जड़ से खत्म कर देता हूँ। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुमसे सभी लड़कों को मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। तभी दूसरा लड़का बोला, तुम्हें लगता है हमारे ऊपर हाथ उठाकर तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे? तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है, अब देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं समझते। रेहान ने अचानक अपने कमर के पीछे से अपनी रिवॉल्वर निकली और उस लड़के के मुंह के अंदर डाल दिया। वो लड़का जो काफ़ी देर से डेरिंग के साथ रेहान से बातें कर रहा था, उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है, अपनी जुबान पर लगाम रखना सीखो। फिर उसने वहां पर मौजूद बाकी सभी लड़कों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा ये दोस्त कुछ ज़्यादा ही बोलता है, मुझे लगता है कि इसकी जुबान मुझे हमेशा हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। हे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अपनी बंदूक निकालो, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। रोहित रेहान को चेतावनी देते हुए बोला, तुम्हारी बातों में भी पॉइंट है, लेकिन क्या होगा जब मैं इसके साथ साथ तुम लोगों की भी खोपड़ी खोल दूं। उसने जैसे ही बाकी चारों लड़कों की ओर अपनी बंदूक दिखाई, सभी लड़के डर से कांप उठे। रेहान अपने सामने खड़े लड़के की हालत को देखकर उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, लड़कों की बातों में नहीं, उसकी हिम्मत में वजन होनी चाहिए। इतना कहकर रेहान ने अपनी सिगरेट निकाली और पिस्तौल की ट्रिगर दबाए। उन लोगों को लग रहा था कि रेहान एक पागल लड़का है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन जैसे ही रेहान ने ट्रिगर दबाई, गोली निकलने के बजाय उसमें से आग निकलने लगी। ये देखकर सभी लड़के हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रेहान उनसे भी लड़कों को देखते हुए बोला, ये तो सिर्फ एक लाइटर है जिसे देखकर तुम्हारी हालत इतनी पतली हो गई। सोचो जिस दिन मैं तुम्हारे मुंह के अंदर असली बंदूक डालूंगा उस वक्त तुम लोगों का क्या हाल होगा। शादी पर आए हो, एंजॉय करो और अपने अपने रास्ते निकाल लो। किसी की गर्लफ्रेंड छीनने की कोशिश की तो लात घुसों की मशीन में डाल दूंगा, समझे। इतना कहकर रेहान वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। रोहित अपने दोस्तों की ओर देखकर हैरानी के साथ बोला, भाई इस लड़के ने तो हमें बस एक लाइटर दिखाकर हमारी हालत खराब कर दी। यार, एक लाइटर के साथ इसकी कॉन्फिडेंस इतनी बढ़ जाती है, तो जब इसके हाथों में रियल बंदूक होगी तब इसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। रोहित के एक बेस्ट फ्रेंड ने कहा। तभी उसके एक और दोस्त ने कहा, तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कोई इस घर के अंदर बंदूक लेकर आ भी सकता है? यहाँ पर आने वाले हर एक शख्स की अच्छी तरीके से तलाशी ली जाती है, यहाँ तक कि यहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट को चेकिंग मशीन से होकर गुजरना पड़ा है। हम लोग खामाखा डर गए उससे। एक बार तुम ही लोग सोच कर देखो, क्या ऐसा मुमकिन है? अपने दोस्त की बातों को सुनकर सभी ने अपनी गर्दन नामे हिलाई। तभी उसे लड़के ने गुस्से में बोला, हमें उसका कुछ ना कुछ करना ही होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। उन लड़कों का मन रेहान को पकड़कर एक बंद कमरे में ले जाकर पीटने का मन कर रहा था। उसने जो हरकतें की थी उन लोगों के साथ, उसके बाद वो सभी अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहे थे। रोहित अपने दांत पीसते हुए बोला, ये मजाक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा रेहान। वहीं दूसरी तरफ मेंशन के दूसरे हिस्से में रिसेप्शन की तैयारी शुरू हो गई थी। सभी मेहमान रिसेप्शन एरिया की ओर जाकर अपना आसन ले रहे थे। वहीं दूल्हा दुल्हन और उसके सभी दोस्त इस वक्त उनके कमरे में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी रोहित और उसके सभी दोस्त गुस्से से वहां पहुंचे। उन लोगों की हालत को देखकर सभी की नज़रें उनकी तरफ ही चली गई। विशाल अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर तुरंत खड़ा हो गया और उसके पास जाकर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, ये क्या हाल बना रखे हो तुम सभी? तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? रोहित ने अपने भाई के हाथ को झटक दिया और गुस्से से बोला, वो लड़का रेहान आखिर अपने आप को समझता क्या है? हम बस उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, इतने में ही वो वहां पर आ गया और हमारी बातों को सुनकर हमें ज़मीन पर गिरा दिया। फिर वह अपनी भाभी की ओर देखते हुए बोला, क्या आपके देवर का इज्जत इस तरीके से किया जाता है आपके घर में भाभी? रुशाली रोहित की ऐसी हालत को देखकर वो खुद भी परेशान थी। वो बोली, जरूर रेहान को कुछ गलतफहमी हुई होगी, मैं अभी उसे यहाँ पर बुलाती हूँ। बेहतर यही होगा भाभी कि वह हमारे सामने घुटने टेक कर अपनी नाक रगड़ कर हमसे माफ़ी मांगे, तभी हम उसे माफ़ करेंगे, वरना भूल जाए कि हम उसकी इस हरकत से उसे चैन के साथ यहाँ रहने देंगे। वो दिल्ली में चाहे जैसा रहता होगा, लेकिन ये हमारा एरिया है और यहाँ हम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। रोहित के दोस्त ने गुस्से से कहा, यू डोंट वरी, तुमसे भी अपना हुलिया सुधारो, मैं अभी उसे यहाँ बुलवाती हूँ। रुशाली ने कहा और हिना को कॉल करके उसके कमरे में रेहान के साथ आने को बोली। वही रोहित और उसके सभी दोस्त इस वक्त अपना हुलिया सुधारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो सभी रेहान का हुलिया उसी के जैसे करना चाहते थे। इसीलिए कोई भी वहां से अपनी जगह से नहीं दिला और रेहान का वह वहीं पर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाजा बाहर से खटखटाया गया। रुशाली की एक फ्रेंड तुरंत दौड़कर दरवाजे के पास गए और उसने दरवाजा खोल दिया।
सामने रेहान और हिना दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए अंदर घुसे, लेकिन वहां का माहौल देखकर हिना कंफ्यूज हो गई। वहीं रोहित और उसके सभी दोस्तों को कमरे के अंदर देखा। रेहान ने अपना कंधा उचका लिया। रुशाली हिना की ओर देखते हुए बोली, हिना देखो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे देवर और उसके दोस्तों का क्या हाल किया है। मेरे देवर और उसके दोस्तों ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा और रेहान ने उनकी ऐसी हालत कर दी, यहाँ तक कि उसने अपनी पिस्तौल वाली लाइटर से इन्हें डरने की भी कोशिश की। रुशाली की बातों को सुनकर हिना कंफ्यूज होकर कभी उसकी ओर देखते तो कभी रेहान की ओर। उसे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है। उसने कंफ्यूज होकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की ओर एक नज़र फेरी, फिर रुशाली से बोली, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है, तुम क्लियर बताओ कि तभी तो मुझे समझ में आएगा। तो सुनो। फिर रुशाली ने उसे सारी बातें हिना को बता दी, फिर बोली, क्या किसी के बारे में कुछ शब्द बोलने से उसे इस तरह की सजा मिलनी चाहिए। रुशाली की पूरी बातें सुनने के बाद हिना ने उन सभी 5 लड़कों की ओर देखा, फिर रेहान की ओर देख हल्की मुस्कान के साथ बोली, रुशाली शायद तुम भूल रही हो कि रेहान को मेरे लिए किस लिए रखा गया है। उसका काम मेरा सुरक्षा करना सिर्फ नहीं है, बल्कि मेरे बारे में जो कुछ भी गलत धारणाएं रखता है उनको सबक सिखाने का जिम्मेदार भी उसी के ऊपर है। मैं जानती हूँ रेहान को तुम्हारे लिए किस लिए रखा गया है, लेकिन ये सभी कॉलेज जाने वाले लड़के हैं और मजाक मजाक में उनके मुंह से निकल गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेहान इन लोगों की ऐसी हालत करें। तुम रोहित की ओर देखो, वो कितना घबरा गया है। अगर मेरे सास ससुर इसके बारे में मुझे जवाब मांगेंगे तब मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें कि जब मेरे देवर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा था तब मैं क्या कर रही थी। ओ प्लीज़ ज़्यादा ड्रामेटिक मत हो, समझी। मुझे रेहान पर पूरा भरोसा है, उसने ऐसा कुछ किया नहीं होगा जिस वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई होगी। जरूर इन लोगों ने कुछ किया होगा जिस वजह से रेहान ने इनकी ऐसी हालत की। हिना ने साफ साफ इनकार कर दिया और रेहान का साइड लेते हुए बोली। रुशाली हिना की ओर देखते हुए बोली, हिना तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो और मेरी अच्छी सहेली भी, क्या तुम ये चाहती हो कि शादी के बाद मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी तरीके से शुरुआत ना करूं। हिना उसके पास गए और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोली, अगर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचती तो यहाँ नहीं आती, बल्कि तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बकती और तुम्हें बद्दुआ देती। तुम मेरी बचपन की दोस्त सिर्फ नहीं हो, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ और मैं अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों ही करूँगी। तुम बस यही चाहती हो ना कि रेहान तुम्हारे देवर और उसके दोस्तों से माफ़ी मांगे, ठीक है। इतना कहकर हिना पीछे मुड़ी और रेहान की ओर देखते हुए बोली, रेहान मेरे खातिर प्लीज़ इनसे माफ़ी मांगो, अगर इसमें तुम्हारी गलती नहीं भी है फिर भी मेरे लिए प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बचपन की दोस्त के साथ अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ दूँ। हिना का इतना ही कहना था कि रेहान उन सभी 5 लड़कों की ओर देखने लगा जो इस वक्त उसके सामने अकड़ के साथ खड़े हुए थे। रेहान हिना की ओर देखते हुए बोला, मैडम अगर इसमें मेरी गलती होती तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के इसे माफ़ी मांग लेता, लेकिन इन लोगों ने आपको मुझसे दूर करने के बारे में सोचा था तो क्या मैं इन लोगों को ऐसे ही जाने देता। रेहान इनसे गलती भी तो हो सकती है, देखो अगर इन्होंने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा हो तो तुम प्लीज़ उसे अपने दिल पर मत लो और उनसे माफ़ी मांग लो। हिना की आवाज़ में इस वक्त एक अलग ही भाव नजर आ रहा था, जिसे सुनकर रेहान ने अपना सर हाँ में हिलाया और रोहित और उसके दोस्तों की ओर देखते हुए बिना किसी भाव के साथ बोला, आई एम सॉरी, अगर मेरी वजह से तुम लोगों को चोट पहुंची हो तो। रेहान की माफ़ी सुनकर रोहित और उसके दोस्त कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रोहित के एक साथी ने कहा, ये किस तरह की माफ़ी है, तुम्हारे शब्द में कोई गिल्ट दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है तुम हमसे माफ़ी नहीं बल्कि हमें डांट रहे हो। अगर माफ़ी मांगना है तो अच्छे तरीके से मांगो। उसकी बातों को सुनकर रेहान ने एक नज़र हिना की ओर देखा जिसने अपनी पालकें झटका दी। ओके मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं, तुम्हारे इस माफ़ी में हमें कोई पछतावा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़े अच्छे से माफ़ी मांगो, हो सके तो अपने घुटने टेक कर हमारे सामने नाक रगड़ो, तब हम तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। उस लड़के का इतना ही कहना था कि रेहान की आंखें लाल हो गई। उसने आव देखा ना ताव जमीन पर एक जोर की लत जल्दी जिससे वहां पर लगे टाइल्स की टुकड़े हो गए। ये नज़ारा देखकर वहां पर खड़े उन 5 लड़कों के साथ जितने भी लोग कमरे के अंदर मौजूद थे सभी डर के मार 2 कदम पीछे हट गए। रेहान गुस्से से उन लड़कों की ओर देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारे सामने माफ़ी मांगूं और वो भी घुटने टेक तुम्हारे सामने नाक रगड़ूं, तुम लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है। मैडम ने मुझे तुम लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कहा इसलिए मैंने तुमसे माफ़ी मांगी, लेकिन तुम सभी तो सिर पर चल रहे हो। तभी रोहित अपनी भाभी की ओर देखते हुए बोला, देखा भाभी, इस लड़के को तो अभी भी पछतावा नहीं है और हमारे साथ इस तरीके की बातें कर रहा है। आपको लगता है कि ये हमसे माफ़ी मांगने के लायक भी है? अपनी जुबान बंद रख समझे लड़के, तुम लोगों का बदतमीजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तुम्हारे जैसे ही निखिल साहू का कुछ ऐसा ही अकड़ था, अगर अभी भी तुम लोगों के उसके बारे में मालूम नहीं है तो जाकर पता कर लो, उसकी एक गलती की वजह से मैंने उसके दोनों हाथ काट दिए हैं। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी किसी लड़की ने कहा, ओह
तो इसीलिए कल साहू परिवार के लोग इसे माफ़ी मांगने के लिए आए थे। मुझे लगा था कि उन्हें अपने गलतियों का एहसास हो गया है, लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी कारण थी, इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे बहन, तुमने क्या? हमने भी इसके बारे में सोचा नहीं था कि ये लड़का साहू खानदान के बेटे के साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। चौरसिया खानदान के बाद साहू खानदान ही छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर है अमीर परिवारों में से, लेकिन ये लड़का उसका हाल ऐसा कर सकता है, कौन ही जान सकता था। रेहान हिना की ओर देखते हुए बोला, मैडम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे काम करने का तरीका कैसा है। मेरा मुंह कम हाथ ज़्यादा चलता है, और इन लड़कों ने जो बात कही थी आपके लिए, मैं इस वक्त इन सभी का सिर इनको धड़ से अलग कर देता। ये आपकी बचपन की दोस्त के परिवार वाले और रिश्तेदार हैं, इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा, वरना यहाँ पर अभी क्या हो रहा होता मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को मेरे बारे में जानना है तो कोलकाता वाली न्यूज़ को देख लेना। लोगों की लाशें बिछाना मेरे लिए कोई आम बात नहीं है। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द निकले तो याद रहे तुम लोगों की नस्लें मिटा दूंगा। ये सारी बातें रेहान अपने मन में और होने वाले वक्त को लेकर सो रहा था, लेकिन उसे पता था अगर उसने साहू खानदान के साथ हुए हादसों के बारे में हिना के सामने जिक्र किया तो हिना उससे और भी ज़्यादा नाराज़ हो सकती है, क्योंकि वो कभी भी किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकती थी और ना ही किसी हत्यारे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचेगी। रेहान अपने पहले की ज़िंदगी में क्या कुछ किया था उसके बारे में हिना बातें करना नहीं चाहती थी। बस वो उसके साथ जब से है तब से लेकर अब तक वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के साथ जी सके, ऐसा ही उसका विचार था। रोहित के दोस्तों की बातों को सुनकर हिना उन सभी की ओर देखकर बोली, अब तुम लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। माफ़ी मांगने तक का ठीक था, लेकिन घुटने टेक कर नाक रगड़ना ये कुछ ज़्यादा ही हो गया तुम्हारा। फिर उसने रुशाली की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे देवर और उसके दोस्तों ने ज़रूर मेरे बारे में कुछ ऐसा है शब्द कहा होगा जिसके बारे में रेहान ने उनकी ऐसी हालत की है। लेकिन रेहान अपनी गलतियों को मान रहा है और उनसे माफ़ी भी मांग लिया है, लेकिन इतनी हद वो बिल्कुल पर नहीं करेगा। वो रेहान के पास गए और उसके दोनों बाजुओं को पढ़कर उन सभी की ओर देखते हुए बोली, अगर तुम लोगों को लगता है कि रेहान का इतना माफ़ी मांगना ठीक नहीं है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं हिना, रुको तो। रुशाली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हिना बिना पीछे मुड़े उसका जवाब देते हुए बोली, मैं अपनी बॉयफ्रेंड की बेइज्जती इस तरीके से होते हुए नहीं देख सकती है रुशाली। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिना किसी गलती के अपने बॉयफ्रेंड का इस तरीके से बेइज्जती होते देखूं। तुम्हारे सामने इसका क्या महत्व है मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं इस तरीके से बेहद होते हुए नहीं देख सकती। रुशाली हिना से कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन हिना उसकी बातों को सुने बगैर वहां से नीचे की ओर चली गई। तभी रोहित का वही दोस्त अकड़ के साथ बोला, मुझे तो इस बॉडीगार्ड के ऊपर थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है। अगर मैं इस वक्त यहाँ नहीं होता तो जरूर उसकी हड्डियाँ तोड़कर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया होता। तभी एक लड़की उस लड़के की ओर देखते हुए बोली, श्याम तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बक रहे हो? सुनिधि, तुम अभी तक मुझे अच्छी तरीके से पहचानी नहीं हो। कॉलेज में मैं अपना असली रूप अभी तक किसी को दिखाई नहीं है, इसलिए हर किसी को लगता है कि मैं बस बातें बनाता हूँ, लेकिन देखना इस लड़के को मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। वही रिसेप्शन खत्म होने के बाद जेडी रेहान के साथ अपने रूम में बैठा हुआ था और उसे राघवन के बारे में बता रहा था। रेहान को जोसेफ ने जो कुछ भी बताया उसे जेडी के मुंह से भी कुछ बातें वही सुनने को मिली थी। तभी जेडी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बालकनी से बाहर की ओर देखते हुए बोला, मैं अपने काम में इतना डूबता गया कि अपने परिवार वालों का भी मुझे ख्याल नहीं रहा, और मैं कब इतने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर के साथ दुश्मनी बढ़ा लिया मुझे ही पता नहीं चला। मैंने हमेशा से ही किसी का बुरा नहीं चाहा था और ना ही कभी किसी का बुरा करके मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं इस इंडस्ट्री को समझने लगा मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर इस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा जैसे कि मैं सोच रहा था। कामयाबी की सीढ़ी में चढ़ता गया और मेरे दुश्मन उसी हिसाब से बढ़ते गए। पैसे कमाने के बदले मुझे उसका ऐसा इनाम मिलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने अपने जीवन की सबसे कीमती तोहफा अपनी पत्नी को खो दिया और अपनी फूल सी बेटी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। फिर वो पीछे मुड़ा और रेहान की ओर देखते हुए बोला, मुझे मरने से डर नहीं लगता है, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किस तरह से अपनी ज़िंदगी जिएगी यही सोचकर मैं अपने आप को उस आने वाले हर एक खतरों से डटकर सामना करता हूँ। फिर उसने अपने हाथों में पकड़े ड्रिंक के गिलास से शिप लिया और रेहान की ओर देखकर कहा, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी का दिल वापस से जीत पाया और अब मेरी बेटी पहले की तरह ही मुझे उतना ही प्यार करने लगी है। एक बात बताओ, तुम मुझे आज से पहले कोई भी मेरी बेटी का दिल जीत नहीं पाया था, आखिर तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि वह तुम्हारे प्यार में इतनी पागल हो गई? रेहान मुस्कुराया और उसने भी अपने हाथों में पकड़े ड्रिंक के गिलास में से पूरा शराब एक बार में ही अपनी गले से नीचे उतार दिया और कहा, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे प्यार और शादी में पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं हमेशा से ही सिंगल रहना चाहता था और अपने कम पर फोकस करता था, लेकिन दिल्ली आने के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। मुझे लगता था कि मैं कभी भी किसी भी लड़की का दिल जीत नहीं पाऊंगा और ना ही किसी के साथ अपनी ज़िंदगी की एक है खुशनुमा सुबह का किरण भी देख पाऊंगा, लेकिन हिना मैडम की मेरी ज़िंदगी में आने के बाद वो सब कुछ हो रहा है जैसे कि कभी मैं सपने में देखा करता था।
जेडी लड़खड़ाते हुए उसके पास आया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, अगर यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और बैठा हुआ होता और मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहा होता तो अभी तक वह मेरे हाथों से मारा जा चुका होता। मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए चुना है और मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा भी कि तुम मेरी बेटी को हमेशा ही खुश रखोगे। रेहान जेडी की ओर देखने लगा, जो इस वक्त हद से ज़्यादा नशे में दिखाई दे रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब इतनी बड़ी मुसीबत उनके सिर पर मंडरा रही है और वो इस तरीके से ड्रिंक कर रहे हैं। तभी जेडी अपना मोबाइल निकाला और उसमें एक तस्वीर रेहान को दिखाने लगा, जो कि उनकी एक फैमिली पिक्चर थी जिसमें जेडी, उसकी बीवी और एक 5 साल की बच्ची जो कि कोई और नहीं बल्कि हिना थी। ये तस्वीर हमने उस वक्त ली थी जिस मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव हुआ था। आज भी मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ कि मैं क्यों अपनी बीवी बच्चों को उस मंदिर में लेकर गया था, तब पता है तुम्हें, मेरा दिल ये सोचकर ही रोता है। पर मुझे अब कोई फिक्र नहीं है, मेरी बच्ची अब मेरा हर कहा मानती है और मुझे क्या चाहिए, एक बाप होने के नाते मुझे बस यही चाहिए था। वहीं कुछ देर बाद रेहान को एहसास हुआ कि जड़ उसके साथ बातें करते हुए ही सोफे पर गहरी नींद में चला गया है। आज शायद पहली बार जेडी ने किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर की होगी। उसका चेहरा इस वक्त बहुत ही सुकून भरा दिखाई दे रहा था। रेहान जेडी को उसके बिस्तर में सुलाने के बाद अपने कमरे में चला गया। वहीं बाहर विदाई की सारी रस्में पूरी हो गई थी और रूशाली अपने पति के साथ अपने ससुराल की ओर निकल गई। अपनी बेस्ट फ्रेंड को शादी की बधाई और उसकी विदाई में शामिल होने के बाद हिना रेहान के कमरे में पहुंची, जहां रेहान इस वक्त अपने बिस्तर पर सर के पीछे हाथ लगाए लेटा हुआ था। हिना भी मुस्कुराते हुए उसके सीने में लिपट गई और उसके साथ ही बिस्तर पर लेट गई। सुबह होते ही जेडी प्रशांत और उसके परिवार वालों से मिलने के बाद वापस दिल्ली के लिए निकल गया। उसके सिर पर मंडरा रहे खतरे के वजह से वह अब किसी भी तरह से रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता था और अपनी बेटी के लिए वो कोई भी मुश्किल है खड़ी नहीं होने देना चाहता था। कुछ ही घंटे के बाद उनकी फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए, जहां से वो सभी दुगल मैंशन की ओर निकल गए। रात को लेट से सोने की वजह से हिना को अभी भी नींद आ रही थी, इसीलिए वो अपने कमरे में जाकर सो गई और वहीं रेहान अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए वहां से दिल्ली बाजार की ओर निकल गया। रेहान सबसे पहले तो पुराना खंडहर गया, जहां पर वो सभी से मिला और उनकी हालचाल लेने लगा। क्या बात है भाईजान, इतने समय के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, फिर भी आप पहले की तरह ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। ज़रा बताएंगे आखिर क्या है आपकी तंदुरुस्ती का राज? हम तो इतने कहते हैं और जिम जाकर बॉडी भी बनाते हैं, लेकिन अभी तक आपके जैसी बॉडी हम बना नहीं पाए। जमाल मुस्कुराते हुए रेहान के पास आया और उसे गले लगाकर बोला। रेहान ने भी उसका जवाब हंसते हुए देकर कहा, अगर मैं अपनी फिटनेस का राज तुम्हें बता दूंगा तो मुझे डर है कि कहानी तुम में से किसी की जान चली ना जाए। इतना कहकर रेहान ने इसका कंधा थपथपाया और सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर उसने अब्दुल पासा की ओर देखते हुए पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? ऊपर वाले की मेहरबानी है, अभी तो हम ठीक हैं, देखते हैं ऊपर वाला हमें और कब तक यहाँ पर रहने की इजाज़त देता है। अब्दुल ने मजाकिये लेजर में बोला। रेहान ने जब आसपास देखा, उसे अब्बास और फारूक कहीं दिखाई नहीं दिया। भाईजान, अब्बास और ये फारूक दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं अपने अड्डे वापस तो नहीं लौट गए? हाँ, वो दोनों ही कुछ समय पहले हमारे पास ही बैठे थे, लेकिन उनके बॉस का कॉल आ जाने के वजह से वह सभी यहाँ से निकल गए। पासा के इस तरीके का बर्ताव को देखकर रेहान को समझ में नहीं आया कि आखिर वो इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। आखिर बात क्या है भाईजान, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? अगर आपको किसी बात की परेशानी है तो बताइए मुझे, मैं उसका सॉल्व कर देता हूँ। पासा ने अपना सिर तुरंत ना में हिलाया और कहा, अगर ये बात छोटी होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है जिसके वजह से दिल्ली के सभी गैंग लीडर और बड़े बड़े लोग परेशानी में हैं। क्या ऐसा क्या हो गया जिस वजह से इतने बड़े बड़े लोगों को परेशानी हो रही है? रेहान ने कंफ्यूज होकर पासा से पूछा। शायद तुम्हारे पास ये खबर अभी तक पहुंचा ना हो, लेकिन हमारे ग्रुप के सभी लोगों के पास ये खबर पहुंच चुकी है। हॉस्पिटल से लौट के बाद मुझे लगा था कि मैं कुछ समय तक शांत से अपना काम कर पाऊंगा और कुछ समय के लिए टेंशन फ्री रहूंगा, लेकिन कौन जानता था कितनी बड़ी टेंशन हमारे सिर पर अचानक कर नाचने लगेगी। रेहान उसकी बातों को सुनकर अभी भी कंफ्यूज था। उसने पूछा, आप जो भी कहना चाहते हैं मुझे साफ साफ बता सकते हैं, क्योंकि आपकी ऐसी जलेबी जैसी गोल गोल बातों को सुनकर मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। लेकिन रेहान के इतना कहने पर भी पासा कुछ बोल ना सका, जिसे देखकर जमाल ने रेहान को बताया, अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक डॉन राघवन यहाँ आ चुका है। अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों को लगता था कि राघवन इटली में ही हमेशा हमेशा के लिए अपना ठिकाना बन चुका है और वो कभी भी इंडिया वापस नहीं लौटेगा, लेकिन कौन जानता था कि एक दिन वो अचानक इंडिया लौट आएगा और वो आते के साथ ही यहाँ के जितने भी गैंगस्टर्स हैं उन सभी को अपनी तरफ आने का वार्निंग देने लगेगा। क्या उसका दिमाग तो खराब नहीं है? दिल्ली में ऐसे कई सारे गैंगस्टर्स मौजूद हैं जिनको एकजुट करने में ही काफ़ी समय लग जाएंगे। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर उसने आप लोगों से क्या कहा? रेहान ने पूछा।
तभी पासा अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, वो चाहता है कि हमारा पूरा गैंग उसका साथ दे और उसके किसी दुश्मन का सफाया करने में उसकी मदद करे, लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है हम किसी को डराते हमका सकते हैं लेकिन उसकी जान नहीं ले सकती हूँ, ये हमारे उसूल के खिलाफ है। हमारे गैंग का ये नियम आज से नहीं बल्कि हमारे गैंग की स्थापना जब यहाँ हुई थी तब से यही नियम लागू है। हम किसी भी इंसान को अपने अड्डे पर पनाह दे सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं और कोई भी किसी भी हद को पर नहीं करेगा और ना ही हमारे बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करेगा। लेकिन बाकी सभी गैंग बिल्कुल अलग है, उन्हें जहां अपना फ़ायदा दिखेगा वह उधर ही भागेंगे और ऐसा ही अब्बास और फारूक के साथ हो रहा है। फारूक हमेशा से ही बड़ा बनना चाहता था और मौका मिलते ही वो अपने बिग बॉस के साथ वापस हो लिया है। अब किस मोड़ में हमारी मुलाकात उनके साथ होगी कोई नहीं जानता। फिर उसने रेहान की ओर देखते हुए बोला, खबर फैली है कि कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो तुम्हें अपने गैंग में शामिल भी करना चाहता है। कौन है वो? रेहान ने पूछा। उसने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया, उसने बस इतना कहा कि जब तुम छत्तीसगढ़ से वापस लौट आओगे मैं तुम्हें ये लिफाफा दे दूं। उसने अपनी जेब के अंदर हाथ डाली पर एक ब्राउन कलर का लिफाफा रेहान के सामने बढ़ा दिया। रेहान ने उनके हाथों से वो ब्राउन कलर का लिफाफा लिया और उसे तुरंत खोल दिया। लिफाफा के अंदर एक इनविटेशन कार्ड था जिस पर लिखा गया था, होटल राजवंश, रूम नंबर 1198। रेहान वहां पर मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए बोला, वो आदमी तरीके से दिखता है, कुछ मालूम है तुम लोगों को? भाईजान, उसके हर एक आदमी ने अपने मुंह पर मास्क लगाए हुआ था, यहाँ तक कि उनके लीडर तक की आंखें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने बस हमसे इतना कहा कि हम तुम्हारे लौट आने के बाद ये लिफाफा तुम्हारे हाथ देंगे और इसके बाद तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अख्तर ने कहा। रेहान ने होटल का नाम, एड्रेस और रूम नंबर को देखकर तुरंत ही वहां से होटल राजवंश के लिए निकल गया। जमाल रेहान को वहां से जाते देख पासा की ओर देखने लगा और कहा, आपको पता है ना कि इस वक्त रेहान कहाँ जा रहा है और किसके साथ मिलने जा रहा है, तो फिर आपने उसे ऐसे ही यहाँ से जाने क्यों दिया? अगर उसकी जान वहां पर खतरे पर पड़ गई तो? पासा मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर वापस बैठ गया और जमाल की ओर देखते हुए कहने लगा, उसे हमारी ज़रूरत कभी पड़ी है? जमाल ने अपना सिर ना में हिलाकर जवाब दिया, भाईजान सच कहूँ तो जब से रेहान यहाँ आया है तब से उसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ी है। पासा ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसे पता है वो क्या कर रहा है और क्या करने से उसके दुश्मन नहीं बढ़ेंगे। रेहान कोई आम लड़का नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ रहस्य जरूर जुड़ा है। देखना एक वक्त ऐसा आएगा कि रेहान हमसे भी बड़ा नाम कमाएगा। वो तो है भाई। कुछ देर बाद रेहान एक आलीशान होटल के सामने पहुंचा। होटल के एंट्री गेट में ही एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया था, वेलकम टू राजवंश होटल। उसने अपनी बाइक अंदर ली और बाइक पार्किंग लॉट में पार्क करने के बाद होटल के अंदर चला गया। वो डायरेक्ट लिफ्ट के अंदर जाकर घुस गया और 12 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। आखिर कौन है ये इंसान जो मुझसे मिलना चाहता है? ना ही उसने मुझे अपना नाम बताया और ना ही उसका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिससे मैं उसके बारे में कुछ पता कर सकूं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और रेहान 12 फ्लोर पर बाहर निकाला। जैसे ही उसने लिफ्ट से अपना कदम बाहर रखा, बाहर खड़े कई सारे लोगों की निगाहें इसकी है और ही चली गई। तभी एक काला सूट पहना हुआ आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें नीचे किसी ने बताया नहीं कि बार फ्लोर को हमारे बॉस ने रिजर्व कर लिया है? चलो अब निकलो यहाँ से, वरना हम तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। रेहान ने वहां पर मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। वहां पर कम से कम इस वक्त 50 लोग पूरे गैलरी को घेर कर खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था वो सभी वहां पर किसी खास काम को पूरा करने के लिए आए हुए हो। रेहान ने अपने जेब से उसी लिफाफे को निकला जिसे कुछ देर पहले उसे पासा ने दिया था। मुझे तुम्हारे बॉस ने मिलने के लिए बुलाया है, जाकर उन्हें बता दो कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। अगर उसके पास मुझसे मिलने का समय नहीं है तो मेरे पास भी इतनी फालतू के समय नहीं है। लिफाफे को देखने के बाद वो आदमी अपने हाथों में पकड़े वेपन डिटेक्टिव मशीन को रेहान के पूरे बॉडी में घूमने लगा। जैसे ही उसमें रेड लाइट जलता है वो सभी रेहान को वह चीज़ को बाहर निकलने को कहते। अच्छी तरीके से चेकिंग करने के बाद वो आदमी जो उस ग्रुप का लीडर था उसने रेहान को अपने साथ चलने का इशारा किया। जैसे ही होटल रूम का दरवाज़ा खुला, अंदर बैठे सभी लोगों की नज़रें एक साथ दरवाजे के पास चली गई। बॉडीगार्ड सामने बैठे लोगों की ओर देख अपना सिर झुकाकर बोला, भाई रेहान नाम का लड़का आपसे मिलने के लिए आया हुआ है, उसके पास ये लिफाफा भी मौजूद था। उसने तुरंत उस लिफाफे को सामने बैठे एक शख्स के हाथों में दे दिया। सोफे पर बैठा साइमन उस बॉडीगार्ड की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, अंदर भेजो उसे, हमने ही उसे यहाँ बुलाया है। जी भाई। बॉडीगार्ड ने अपना सिर झुकाया और वहां से बाहर चला गया। जाओ भाई, तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। रेहान बिना किसी हिचकिचाहट के रूम के अंदर घुस गया। सोफे पर 3 लोग बैठे हुए थे जिनमें से एक के पूरे बदन में टैटू बना हुआ था। दूसरा एक गांजा आदमी था लेकिन उसके मूंछें काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और उनके साथ एक उम्रदराज आदमी भी बैठा हुआ था जिसने अपने हाथों में इस वक्त एक ड्रिंक का गिलास और दूसरे हाथों में सिगरेट पकड़ रखा था। रेहान को देखते ही साइमन अपने बगल में बैठे मॉरिसन की ओर देखकर बोला, तुमने तो इसकी काफ़ी बढ़ाई की थी और तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे लगा नहीं था कि ये हमसे मिलने के लिए आएगा।
गांजा आदमी जिसका नाम मॉरिसन था वो भी रेहान की ओर देखने लगा और साइमन से कहा, अगर यह हमारी बातों को नहीं मानता तो क्या ये दिल्ली में एक भी पता। मॉरिसन हंसते हुए अपनी जगह पर खड़ा हुआ और रेहान के पास जाकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ डाल दिया और बोला, हमें पता चला है कि तुम जेडी की बेटी का पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तो हमने सोचा कि तुमसे एक छोटी सी मुलाकात कर लिया जाए और मिलकर कुछ बातें कर लिया जाए। किस तरह की बातें करना चाहते हो तुम सब, इसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाए हो? अरे इतनी भी जल्दी क्या है, आकर बैठो हमारे साथ और थोड़ी कंपनी दो हमें। हम हमेशा ही साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं, आज तुम्हारे साथ कर लेते हैं। बुजुर्ग आदमी जो कि कोई और नहीं राघवन था, उसने अपना गिलास ऊपर उठाते हुए रेहान से कहा, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी कहीं पर जाना है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा समय के लिए रोक नहीं सकता हूँ, इसलिए आप लोगों को जो भी कहना है जल्दी कहिए, मेरे पास वक्त की कमी है। रेहान ने सपाट लहजे में जवाब दिया और सोफे में जाकर बैठ गया। साइमन ने एक ड्रिंक का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया और कहा, अरे यार पी लो ना, भाई के साथ बैठकर ड्रिंक करने का मौका बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है और तुम उन नसीब वालों में से एक हो, इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाओ और जल्दी से ड्रिंक कर लो, क्या पता है अगली दफ़ा ये मौका मिले या नहीं। रेहान साइमन की ओर देखा तक नहीं और कहा, मैं अपने मनमर्जी का मालिक हूँ और मुझे किसी का हुक्म सुनने का आदत नहीं है। मुझे जब पीने का मन होता है मैं दिल को कर पीता हूँ, लेकिन अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पीना नहीं है तो किसी के बाप के अंदर इतना पावर नहीं है जो मुझे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला सकें। तभी राघवन अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए रेहान से कहा, हमारी इतनी बातों को सुनने के बाद इतना तो पता चल ही चुका होगा कि हम लोग कौन हैं। तुम्हारा नाम राघवन है, पहले तुम इंडिया में ही रहते थे, लेकिन गैरकानूनी काम करते करते तुमने अपना एक ग्रुप बना लिया और उसी के साथ तुमने कालाबाजारी भी करना शुरू कर दिया था। अपने मुनाफे को देखते हुए तुमने वेपन डीलिंग, किडनैपिंग, मनी ट्रांजैक्शन जैसे कई सारे गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन तुम्हें और पैसा कमाना था इसलिए और भी काले काम करना तुमने शुरू कर दिया और बन गया राघवन भाई। अंडरवर्ल्ड की सपोर्ट तुम्हारे पास थी, इसलिए तुमने कुछ बड़े गैंग लीडर को अपनी ओर कर दिया और जो तुम्हारे साइड नहीं हुआ उसे उन्हें गैंग लीडरों के साथ मिलकर जान से मार दिया और खुद अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा बना लिया। लेकिन जेडी के साथ लड़ाई होने के बाद तुम्हें इंडिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि जैद अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा की वजह से वो तुम्हारा पीछा देश के बाहर नहीं कर सका। रेहान की बातों को सुनने के बाद राघवन हैरानी से रेहान की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ पता है, क्या बात है? तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे अभी लग रहा है कि मैं अभी भी जेडी से काफ़ी पीछे हूँ। उसके आदमी भी उसके दुश्मनों के बारे में इतना खबर रखते हैं। उसने हंसते हुए रेहान की ओर देखा और कहा, मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ बातें मालूम है। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, अगर तुम्हें किसी ने दुगना पैसा दिया तो तुम अपने बॉस को भी जान से मार सकते हो। रेहान ने मॉरिसन की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम मुझे इस मारने के लिए अभी 5 लाख रुपए देते हो तो अभी मैं इसका सिर इसके धड़ से अलग करके टेबल पर सजा दूंगा। रेहान की बातों को सुनकर राघवन मुस्कुराने लगा, वहीं मॉरिसन की हालत खराब हो गई। उसने कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैंने आज तक कितने मर्डर किए हैं उसके बारे में तुम्हें मालूम भी है। मुझसे दुश्मनी लेने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना कब तुम्हारी मौत तुम्हारे सर के ऊपर मंडराने लगेगी तो मैं खुद पता नहीं चलेगा। मौत के सौदागरों को किसी चीज़ की डर नहीं लगती है। रेहान मॉरिसन की आंखों में देखते हुए बोला। फिर उसने राघवन से पूछा, मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया गया था उसके बारे में बताओ। राघवन ने अपने एक आदमी को इशारा किया, तभी उसने 2 बड़े बड़े सूटकेस उनके सामने पड़े टेबल के ऊपर रख दिया। जैसे ही उसे आदमी ने सूटकेस का लॉक ओपन किया, सूटकेस के अंदर लगभग 50 करोड़ रुपए मौजूद थे। ये अभी सिर्फ एडवांस है, काम पूरा होने के बाद तुम्हें और दिया जाएगा, तुम जितना मांगोगे हम तुम्हें उतने ही देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा काम पूरा होना चाहिए। हाँ, काम कैसा है और किस तरीके से करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस इतना बताए मुझे करना क्या है, बाकी बात बाद में भी किया जा सकता है, रेहान ने कहा और राघवन की ओर देखने लगा। राघवन अपनी फ्रंट जेब में से एक तस्वीर निकाला और पैसों के ढेरी के ऊपर रख दिया। तस्वीर को देखकर रेहान की आंखें छोटी हो गई और वो राघवन की ओर आंखें छोटी करके देखने लगा। मुझे पता है ये काम तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी, क्योंकि काम पूरा होते हैं तुम मेरे आदमी बन जाओगे। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों को मेरे गैंग में होना चाहिए, ना कि जेडी के पास। वो तुम्हें जितना पैसा देता है मैं उसका 4 गुना पैसा तुम्हें दूंगा। बस तुम मेरा ये काम पूरा कर दो, पैसों की गोदाम तुम्हारा नाम कर दूंगा। रेहान ने सबसे पहले तो पैसों के ऊपर से उस तस्वीर को उठाया और उसे साफ करते हुए उन तीनों से कहा, अगर कुछ महीनों पहले तुम मुझे मिले होते तो मैं इस काम को जरूर करता, लेकिन अब मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और इसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूं, इसलिए तुम जो कह रहे हो मैं वो नहीं कर सकता। हिना की तस्वीर को देखकर पहले तो रेहान के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो जानता था अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो लोग हिना को मारने के लिए किसी और को जरूर भेजेंगे। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। साइमन ने अपनी बंदूक उठाई और उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, अगर तुम इस काम को पूरा नहीं कर सकते तो क्या हुआ, इसे कोई दूसरा ही कर लेगा।
अगर तुम इस लड़की से इतना ही प्यार करते हो तो इसे हमारे पास लाने के बाद तुम जितना चाहे इसके साथ खेल सकते हो, उसके बाद तो तुम इसे मार ही सकते हो ना। अगर तुम इसे जान से मारते हो तो हम तुम्हें मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार है। एडवांस के लिए तुम ये 50 करोड़ रुपए अपने पास रख सकते हो। लड़की को जान से मारने के बाद तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे। शायद तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आई। मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और इसे किसी भी हालत में खरोंच तक आने नहीं दूंगा। तुम लोग लाख कोशिश कर सकते हो इसे मारने की, लेकिन मेरे जिंदा रहते हुए तुम इसे छू तक नहीं पाओगे। रेहान का इतना कॉन्फिडेंस देखकर राघवन अपनी जगह पर खड़ा हो गया और रेहान की ओर देखते हुए बोला, मैं यहाँ पर इस बार इसलिए नहीं लौटा कि वापस इटली लौट जाऊँ। मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। मेरा बदला जेडी के साथ अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अपना बदला पूरा करने के बाद और उसे अपने सामने घुटने के बाल गिरगिरते हुए देखने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। रेहान अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उबासी लेते हुए बोला, तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था उसे सुनने के बाद मुझे लगा था कि तुम्हारे भेजे में दूसरों के अलावा बातें ज़्यादा जल्दी घुसती होगी, लेकिन तुम्हारी बातों को सोचने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे लोगों के भेजे में भी भूसा भरा हुआ है। शायद तुमने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम निकली है। मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर देख, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। इतना कहकर रेहान वहां से बाहर जाने लगा, जिसे देख मॉरिसन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, हमने तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहा है, और जब तक हमारा बॉस तुम्हें परमिशन नहीं दे देते यहाँ से बाहर जाने का, तब तक तुम अपनी जगह पर से हिल भी नहीं सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे बुलावे पर नहीं आया था कि तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने से रोक सको। मैं बस तुम लोगों से मिलना चाहता था कि जिनके बारे में इतनी बातें की जाती है, आखिर वो लोग किस तरह के लोग हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम सभी किसी काम के नहीं हो। क्या कहा तुमने? हम किसी काम के नहीं हैं? हाँ। मॉरिसन ने अपनी बंदूक निकाल और रेहान के माथे पर टिका दिया। तुम्हारे बातों को सुनने वाले हम कोई तुम्हारे साथी नहीं है और नहीं तुम्हारा गुलाम। यहाँ आने के बाद हमारे इजाज़त के बिना कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है और ना ही हमारी बातों को इनकार कर सकता है। तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो तुम उस लड़की को जान से मार दो या फिर तुम खुद मर जाओ। अपने माथे पर बंदूक टिका होने के बावजूद रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने कमर पर हाथ रखा और कहा, छोटे बच्चे जब चॉकलेट के लिए जिद करते हैं तब उसके माँ बाप उन्हें ना चाहते हुए भी चॉकलेट दिला देते हैं और वह बच्चा चॉकलेट खाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। तुम लोगों की हालत भी बिल्कुल वैसे ही है। तुम अपना काम निकलवाने के लिए इस बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं अपनी बातों से मुकरने वाला नहीं हूँ। मेरा फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर तुम अपना फैसला नहीं बदलना चाहते तो कोई बात नहीं, हम ही तुम्हें बदल देते हैं। मॉरिसन ने जैसे ही ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी, रेहान ने उसके हथेली पर एक मुक्का मारा, जिससे उसके हाथों से बंदूक छूट गई और रेहान ने तुरंत बंदूक को अपने हाथों में लपक लिया और मॉरिसन के माथे पर तान दिया। अचानक सिचुएशन को बदलते देख मॉरिसन की हालत खराब हो गई। फिर भी अपने बॉस के साथ होने की वजह से उसने हिम्मत दिखाया और रेहान से कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद तुम यहाँ से सही सलामत निकल पाओगे? भूलो मत, दरवाजे के बाहर इस वक्त हमारे 50 बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं। अगर मैंने उन्हें आवाज़ देकर अंदर बुला लिया तो तुम्हारे शरीर में इतनी जगह नहीं है कि वह उनके बंदूकन से निकलने वाली बुलेट्स को जगह दे सकें। रस्सी जल गई लेकिन बोल नहीं गया। तुम्हारे भेजे में क्या भूसा भरा हुआ है? गन पॉइंट पर इस वक्त तुम हो और धमकी मुझे दे रहे हो। उसने धक्का मारकर मॉरिसन को सोफे पर गिरा दिया और बंदूक की नोक राघवन की ओर मोड़ लिया और कहा, मेरी एक बात अपने पर अपने लोगों के भेजे में बैठकर रखना। अगर किसी ने भी मेरी गर्लफ्रेंड के पास भटकने की भी कोशिश की तो अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें उनकी बॉडी भी नसीब नहीं होगी। तुम दोनों के बीच चाहे दुश्मनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हारी नज़र मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हुई तो मैं खून की नदियाँ बहा दूंगा। रेहान को धमकी देते हुए देखकर भी राघवन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी जगह पर वैसे ही बैठा रहा। तभी बाहर से कमरे का दरवाजा खोला गया और एक साथ सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स एक साथ अंदर घुस आए। कमरे के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स से भरे हुए थे। वहां का नज़ारा देखकर उनका लीडर उन लोगों से कहा, अगर ये लड़का 1 इंच भी हिला उड़ा देना इसे। तू जानता नहीं है कि तुमने इस वक्त बंदूक की नोक किसकी तरफ रुख की है? चुपचाप से अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे शरीर को छलनी करके रख देंगे। रेहान अभी भी राघवन की ओर देख रहा था। मेरी बातों को अपने दिमाग में बैठा लेना, वरना इसका क्या अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसने बंदूक मॉरिसन की ओर उछाला और वहां से बाहर जाने लगा। तभी मॉरिसन वापस उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है और तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा? तुम सोच भी कैसे सकते हो इसके बारे में? हमारे इजाज़त के बिना बड़े से बड़े लोग अपनी जगह पर से उठने की हिम्मत नहीं रखते हैं और तुम हमें ही बंदूक दिखाकर यहाँ से निकल रहे हो। आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से है बे? देख अभी भी मौका है, मान जा, वरना कहीं बाद में तुम्हारी चिता को आग लगाने के लिए लोगों की कामी ना पड़ जाए। लातों का भूत बातों से नहीं समझते। इस बार मैं तुम्हें समझने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा सामने से हट जा, वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी।
रेहान ने उसे साइड किया और वहां से बाहर निकल गया। मॉरिसन राघवन की ओर देखते हुए बोला, भाई आपने उसे ऐसे ही जाने क्यों दिया, उसे रोका क्यों नहीं? राघवन जाते हुए रेहान की ओर देखने लगा और कहा, मुझे लगा था जेडी अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किसी ऐसे इंसान को चुना होगा जो पैसों के लिए अपने आप को किसी को भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि जेडी ने एक ऐसे इंसान को ढूंढ निकाला है जो अपने उसूलों के खिलाफ जाकर काम नहीं करता है। देवराज जो अभी अभी वहां पहुंचा था, उसने वहां का माहौल देखते हुए उनसे पूछा, कौन था वो लड़का? इस फ्लो पर आना तो माना है, तो फिर वो यहाँ पर आया कैसे था? उसने सिक्योरिटी इंचार्ज की ओर देखकर गुस्से में बोला, जब वो यहाँ पर आया था तब क्या तुम लोग झपकी ले रहे थे? उन्हें डांटकर कोई फायदा नहीं है देवराज, मैं नहीं उसे लड़के को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जेडी का एक भरोसेमंद आदमी था और साथ में उसकी बेटी का पर्सनल बॉडीगार्ड भी। मुझे लगा था हम उसे पैसों की लालच देकर उसे अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन वो उस जेडी की लड़की से प्यार करता है और वो लड़की भी। राघवन की बातों को सुनकर देवराज कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, इतना बड़ा बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी उसके पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ ही क्यों करवाना चाहेगा? नहीं नहीं नहीं, हम अभी भी कुछ चूक रहे हैं। राघवन ने सिगरेट की कसली और साइमन की ओर देखते हुए बोले, मैं इस लड़के के बारे में और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहा था तुमसे, आखिर क्या पता चला है इस लड़के के बारे में? साइमन पहले तो एक पल के लिए हिचकिचाया और धीरे धीरे उन्हें रेहान के बारे में बताना शुरू किया। वो जब से दिल्ली आया है तब से उसने दिल्ली के कई बड़े बड़े परिवार और खानदानों के लोगों से दुश्मनी ले लिया है। दिल्ली के कई रईसजादे जो जेडी की बेटी के साथ शादी करने का सपना देखते थे, अब उन लोगों ने उसका सपना देखना भी बंद कर दिया है और इसका वजह है उसका बॉडीगार्ड रेहान। वो जहां कहीं भी गया है आज तक उसके कहर से कोई बच नहीं पाया। हाँ, उसकी तारीफ करना बंद करो और ये बताओ उसकी कमजोरी क्या है? देवराज ने पूछा। साइमन एक लंबी सांस लेने के बाद जवाब दिया, यही कि उसकी कोई कमजोरी नहीं है। वो बाहरी स्टेट से यहाँ आया है और इससे ज़्यादा किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। वो हर वक्त दिल्ली के किसी न किसी गैंग के लोगों के साथ दिख जाता है जिनका दबदबा दिल्ली में अक्सर देखने को मिलता है। मुझे लगता है जेडी की बेटी ही उसकी कमजोरी होगी, ऐसा मेरा अंदाजा है, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता। भाई अगर ऐसा है तो हमें सबसे पहले अपना टारगेट उस लड़की को ही बनाना होगा। इतना आसान भी नहीं है देवराज उसे लड़की के पास जाना। जब से सबको पता चला है कि हम दिल्ली वापस लौट रहे हैं, जेडी कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो गया है अपनी बेटी को लेकर। उसने अपनी बेटी के लिए और भी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दिए है। हमारा एक लोटा टारगेट था रेहान, इसका इस्तेमाल करके ही हम उस लड़की के पास पहुंच सकते थे, लेकिन अब लगता है हमें कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, साइमन ने कहा और मॉरिसन की ओर देखते हुए बोला, वो लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती है वहां पर हमारे कुछ लोगों को भेज दो, मौका देखते ही हम उसे उठवा लेंगे। मॉरिसन अपना सिर ना में हिलाते हुए जवाब दिया, जेडी बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सब कुछ इंतजाम करके रखा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उस लड़की के बॉडीगार्ड्स को मारकर उसे उठवाना, इसके अलावा हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तभी देवराज अपने मूंछों पर ताव देते हुए बोला, ये काम तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, बहुत ही जल्द मैं तुम लोगों को एक अच्छी खबर दूंगा। हाँ, तुम काफ़ी समय बाद दिल्ली वापस लौटे हो। दिल्ली पहले जैसे नहीं रहा, जैसे तुम लोग यहाँ से सब कुछ छोड़ कर गए थे, अब सब कुछ बदल गया है। कौन किसके लिए काम करता है कोई नहीं जानता, इसलिए कुछ भी करने से पहले हम इन्फॉर्म कर देना ताकि हम बैकअप के लिए तैयार रख सकें, मॉरिसन ने कहा। देवराज बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे अपना काम बखूबी तरीके से पूरा करना आता है। वही होटल से बाहर निकालने के बाद रेहान दुगल मैंशन ना जाकर राव मैंशन की ओर चला गया। उसे कई बार उसके नानी माँ का कॉल आ चुका है, वो उनसे मिलकर काफ़ी सारे बातें करना चाहती थी, इसलिए रेहान होटल से निकलकर बिना देर किए राव मैंशन के लिए निकल गया। रात के 9 बजे बजने वाले थे तभी ही ना की आंखें खुली और वो अपने आसपास देखने लगी। रेहान को अपने पास न देखकर वो तुरंत फार्म हाउस में चली गई, लेकिन वहां भी उसे ना देखकर उसने उसे इस वक्त कॉल लगा लिया। उधर रेहान इस वक्त राव परिवार के लोगों के साथ डिनर कर रहा था। मनोरमा जी मुस्कुराते हुए रेहान को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, वही बाकी सभी परिवार वाले भी कुछ न कुछ अपने हाथों में लिए रेहान को खिला रहे थे। उन सभी का इतना प्यार देखकर रेहान खुद काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहा था और उसकी आंखें भी डगमगा गई थी। मनोरमा जी रेहान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, क्या बात है बेटा, तुम्हारे आंखों में आंसू? रेहान ने हल्की मुस्कान दी और कहा, पता है नानी माँ, मैंने अपनी माँ के हाथों का खाए हुए खाने को कई साल बीत गए। जिस दिन मेरे माता पिता ने मुझे प्यार के साथ अपनी गोदी में बैठकर खाना खिलाया था, उस दिन के बाद मैं कभी भी उस तरह का माहौल देखा नहीं पाया। रात को हमारा परिवार काफ़ी खुश था, लेकिन दिन में उनके साथ ऐसा हो जाएगा किसने सोचा था। तभी अंश जी की पत्नी रचना जी रेहान के बगल में जाकर बैठ गई और उसके सिर को सहलाते हुए बोली, हमें नहीं पता कि हमारे छोटे देवर और देवरानी के साथ क्या हुआ था जिसके बाद तुम्हें इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी। हमारी हालत उस वक्त कुछ ऐसी थी कि हम तुम्हें बयान नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि अब तुम हमारे पास हो और हम तुम्हारे साथ आने वाले हर एक सुख दुख को अब बांट सकते हैं।
तुम्हें अकेले अपने दुखों को छुपाना नहीं पड़ेगा। रेहान ने कहा, बुआ आपको पता है, अपने माता पिता को खोने के बाद मैं जाल लेकर नदी जाता था मछली पकड़ने के लिए, ताकि उसे बेचकर मैं अपना पेट भर सकूं। उस समय मेरी मदद के लिए कोई नहीं था। मैं जिस गांव में रहता था वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने घर का बनाया हुआ खाना मुझे देकर जाते थे। मैं कभी भी उनके ऊपर बोझ नहीं बना, बल्कि 2 वक्त का पेट भरने के लिए मैं उनके घरों में काम कर देता, अच्छा, जिस वजह से मुझे खाना मिलती थी और मैं सुकून के साथ रात को सो पाता था। चाहे जून की गर्मी हो या फिर दिसंबर की कड़कती ठंडी या फिर अगस्त सितंबर की बरसात, मैंने अपने आप को कभी भी टूटने नहीं दिया और मजबूती से खड़ा रहा। कुछ समय बाद वहाँ के एक मास्टर ने मुझे पढ़ाया, लेकिन पैसे ना होने के कारण मैं अपनी ज़िंदगी ठीक से जी नहीं पाता था, इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे इन छोटे मोटे कामों को लात मारकर कोई बड़ा काम ढूंढना पड़ेगा। रेहान अपनी सच्चाई उनके सामने रख पाता कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा, जिससे सभी की ध्यान उसके ऊपर से उसके मोबाइल के ऊपर चली गई। उसके मोबाइल के स्क्रीन पर मैडम नाम फ्लैश हो रहा था। रेहान ने तुरंत कॉल उठाया और हिना से पूछा, बोलिए मैडम। हिना, रेहान कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई है और तुम घर नहीं लौटे हो। वो, दरअसल मैडम मैं अपने पिताजी के घर वालों के साथ हो। तुम अपने नाना नानी के घर में हो? जी मैडम, आप आराम कर रही थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करने के बारे में नहीं सोचा। बोलिए कुछ काम है तुम्हें? अभी आता हूँ वहाँ पर। नहीं, तुम अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। वो तो जब तुम यहाँ नहीं थे तो मुझे तुम्हारी फिक्र सता रही थी। वैसे तुम वापस कब लौट रहे हो? हिना ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा था, क्योंकि रेहान अपने पिताजी के घर वालों से काफ़ी समय बाद मिला था, तो क्या पता वो कुछ समय के लिए उनके पास ही रहने का फैसला ले लिया हो। रेहान ने उसकी हिचकिचाहट को पकड़ लिया था, इसलिए उसने जवाब दिया, आज रात को मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ, कल सुबह ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके मैडम। रेहान ने जैसे ही अपना मोबाइल नीचे रखा, अनुजा जो कि उससे 3 साल छोटी थी, उसने पूछा, भैया ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है ना? रेहान ने अपना सिर ना में हिलाकर जवाब दिया, मैं इनका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। रेहान अभी भी उनके साथ पूरी तरीके से मिला नहीं था, इसलिए वो अपना रिलेशनशिप अभी उनके सामने उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस दिन उसे उन सभी के ऊपर भरोसा हो जाएगा वो अपना और हिना के रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बता देगा। अनुजा बोली, लेकिन उनकी जिस तरीके से आवाज़ सुनाई दे रही थी ऐसा लग रहा था वो आपकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करती हैं। हाँ, फिक्र तो करेंगे ही, क्योंकि मैं ही उनका इकलौता बॉडीगार्ड हूँ। इससे पहले जितने भी उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने उन्हें बाहर भगा दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं जब से आया हूँ उन्होंने कभी भी दूसरे बॉडीगार्ड्स की जिक्र नहीं की है। तभी अनुजा उसे छेड़ते हुए बोली, ध्यान रखिएगा भैया, दिल्ली की लड़कियाँ सुपर ट्रेन से भी फास्ट है। अगर आप उनके प्यार में गिर गए ना तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। अनुजा की बातों को सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। वहीं रेहान ने अपने मन में कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बहन, मैं उसके प्यार में पागल हो गया हूँ और उसके जाल से निकल नहीं पाऊंगा। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। वहीं रेहान अपनी नानी माँ के साथ उसके पापा के कमरे के अंदर चला गया। नानी माँ उसे अभिमन्यु के बचपन के किस्से सुनाने लगी। हर एक छोटे बच्चों का सपना होता है कि वो अपनी नानी या दादी के गोद में अपना सिर टिककर उनके मुंह से कुछ ना कुछ बातें सुने। रेहान जब छोटा था वो भी यही सोचता था कि कोई उसे अपनी गोद में अपना सर ठिकाने दे और वह उनके मुंह से बातें और कहानियां सुने। सच कहें तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, जब हम अपने नाना या नानी के गोद में अपना सर टिककर उनसे उनके परिवार वालों के बचपन के बारे में जाने, खास करके अपने माता पिताओं के। वो बचपन में कैसे रहते थे, क्या वो उनसे भी ज़्यादा शरारत करते थे? गलतियां करने पर क्या उन्हें भी उन्हीं के जैसे डांट मिलती थी? और दशहरे में क्या वो सभी मेला घूमने जाते थे? और भी कई सारी बातें। रेहान ने इस वक्त अपना सर अपनी नानी के गोद में टिका रखा था और मनोरमा जी उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे की मालिश कर रही थी। रेहान को इस वक्त अनचाहा सुकून मिल रहा था, न जाने वह ऐसे सुकून का इंतजार कितने सालों से कर रहा था और आज जाकर उसे ये सुकून मिला थी। ऐसे ही बातें करते करते कब उसकी आंखें बंद हो गई उसे खुद पता नहीं चला। वहीं मनोरमा जी भी खुद अपने पोते के साथ नींद की आगोश में चली गई। वहीं दिल्ली के पुराने कब्रिस्तान के पास बने बिल्डिंग में अब्बास मलिक और फारूक हमजा खान के सामने बैठे हुए थे, जो काफ़ी दिनों बाद उनके इस अड्डे में आए थे। तभी हमजा खान ने एक तस्वीर उनके सामने बढ़ाई और कहा, ये तस्वीर जेडी की इकलौती बेटी हिना दुगल की है। जैसे कि तुम लोगों को पता है, राघवन वापस लौट आया है और उसने सबसे पहले काम सभी एक्टिव गैंग के लोगों को एक ही काम सौंपा है, और वो है जेडी की इकलौती बेटी का किडनैपिंग। जो भी उनकी बेटी को किडनैप करके उनके पास लेकर आएगा वह उन्हें मुंहमांगी कीमत देने के लिए भी तैयार है। मैं जानता हूँ ये काम काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन हमें ये रिस्क उठाते हुए इस लड़की की किडनैपिंग करनी ही पड़ेगी। हमजा खान की बातों को सुनने के बाद फारूक ने तस्वीर को अच्छी तरीके से देखा, फिर अब्बास के बगल में खड़े होते हुए बोला, अगर भाईजान को मरने का इतना ही शौक चढ़ा है तो वो खुद अकेले जाकर मारे ना, हमें क्यों साथ में लेकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उसकी बातों को सुनकर अब्बास उसे घूर कर देखने लगा, जिसे देख फारूक ने कहा, भाईजान ये इस लड़की की तस्वीर है जिसका पर्सनल बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि रेहान है।
आपकी एक बार सोच कर देखिए, एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उसने यकार गैंग के लीडर के साथ इतना कुछ कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो अपनी मैडम की सुरक्षा के लिए उनके सामने आने वाले लोगों को ऐसे ही आरती और माला पहनकर उनका स्वागत करेगा कि आओ भाई आओ मेरी मैडम को उठाकर लेकर जाऊं, या फिर वो उनके पास जाने वाले हर एक शख्स का गर्दन धड़ से अलग करते हुए जाएगा। अब्बास को पुराने खंडहर के बाहर हुई लड़ाई याद आने लगी थी। उसने हमजा खान की ओर देखते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा भाईजान, लेकिन मैं अपने लोगों को इस काम के लिए नहीं भेजने वाला। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है अब्बास? हमारे सामने इतना बड़ा मौका खुद चलकर आया है और हम उसे ऐसे ही गवा दें? बोलो मत, इस वक्त हमारे गैंग की क्या हालत है। अगर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। हमजा खान की जिद को देखकर अब्बास ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और कहा, अगर आपको लगता है कि ये काम करने के बाद हमारा गैंग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो मैं आपको बता दो भाईजान, जिस लड़के ने हमारा माल कोलकाता के गैंग लीडर विश्व भाई के अड्डे से छुड़ा कर लाया था वही उस लड़की का पर्सनल बॉडीगार्ड भी है। ये सुनकर हमजा खान की आंखें बाहर निकलने वाली थी और वो हैरानी से अब्बास की ओर देखने लगा। माफ़ कीजिएगा भाईजान, लेकिन जो लड़का अकेले ही इतने बड़े बड़े गैंग के लोगों को अपने सामने मजबूर करने की ताकत रखता है, हम उसके साथ कभी भी पंगा नहीं ले सकते। और इतना कुछ जानने के बाद भी आप रेहान के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं तो आप शौक के साथ कर सकते हैं। जब आपके जनाजे में 4 कंधों की कमी होगी हम जरूर आपको कंधा देने के लिए आएंगे। हमजा खान घूरकर अब्बास की ओर देखने लगा और बोला, अगर यह काम तुम्हारे बस की बात नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये काम किसी और से करवा लूँगा। लेकिन मेरी एक बात का ख्याल रखना, जैसे ही हम उसे लड़की को उनके हवाले करेंगे हमारा दबदबा दिल्ली में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके बाद हमारे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर हमजा खान वहाँ से बाहर निकल गया। वही अब्बास और फारूक दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर अपना सिर नाम हिलाई पर वहाँ से बाहर की ओर चले गए। बाहर निकालने के बाद फारूक अब्बास की ओर देखते हुए कहा, भाईजान क्या ये मामला आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं लगती है? अगर बड़ी नहीं होती तो राघवन और उसके लोग इतने सारे गैंग के लोगों को हिना के किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। मामला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं अभी पासा को कॉल करके रेहान को खबर करने के लिए कहता हूँ, वरना हमजा खान के वजह से हमें हमारा पूरा गैंग को बर्बाद होते हुए देखना पड़ेगा और हम रेहान के खिलाफ जाकर तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फारूक ने कहा, भाईजान को अभी भी रेहान की ताकत के बारे में मालूम नहीं है। एक बार बस उनका सामना उसके साथ हो जाए उसके बाद तो वो कभी भी रेहान के सामने आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब्बास में तुरंत कॉल लगाकर पासा को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे, जिसे सुनने के बाद पासा आने कहा, क्या भाईजान का दिमाग खराब हो गया है जो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया है? रेहान भले कुछ महीना पहले ही दिल्ली आया हुआ है, लेकिन क्या उसे जेडी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है जो उसने इतनी बड़ी गलती कर दी? जेडी के बारे में जानते हुए भी कि वो कितना खतरनाक है, फिर भी भाईजान ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने के बारे में सोचा कि भी कैसे? सब जानते हैं कि जेडी और राघवन के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है और वो सभी इस दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर अपना गैंग को आगे बढ़ना चाहते हैं। राघवन का खौफ हर कोई जानता है और उसके खिलाफ भी जाना उन सभी को मौत की ओर धकेल सकता है। फिलहाल के लिए आप रेहान को इसके बारे में खबर भेज दीजिए, वरना बाद में जो तबाही होगी उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब्बास ने कहा, ठीक है, मैं उसे अभी कॉल करके सारी बातें बता देता हूँ। कॉल रखने के बाद पासा ने रेहान को कॉल लगाया, लेकिन पूरी कॉल जाने के बाद भी रेहान ने कॉल नहीं उठाई, जिस पर पासा और भी ज़्यादा परेशान हो गया। इसलिए उसने एक मैसेज लिखकर उसे भेज दिया। रेहान की नींद अभी भी कच्ची थी। उसने जैसे ही अपने स्क्रीन पर आए हुए मैसेज और कॉल को देखा, उसने अपने बगल में सो रहे अपनी नानी माँ की ओर देखा, फिर उन्हें अच्छे से कंबल ओढ़ाकर बालकनी में जाकर अपने मोबाइल देखने लगा। मैसेज पढ़ने के बाद उसने तुरंत पासा को कॉल लगाया। राघवानी अब तक कितने गैंग के लोगों को हिना मैडम को किडनैप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है? मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने हर एक गैंग के लोगों को प्रॉमिस किया है वो ज़रूर उस लड़की को किसी भी हालत में पाना चाहता है। जेडी और उसकी दुश्मनी किस मोड़ पर जाकर ख़त्म होगी कोई नहीं जानता। शायद वह उसकी बेटी का इस्तेमाल करके जेडी को अपने सामने घुटने के बाल लाना चाहता हो। पासा ने कहा, लगता है इस बुढ़े का दिन भर गया है और इसे जीना नहीं है। मैं अब मैडम के साथ हमेशा ही रहने वाला हूँ, इसलिए अगर कोई भी उनके आसपास भड़काने के बारे में सोचेगा तो मैं उसका क्या हाल करूँगा कोई नहीं जानता। अगर आपके करीबी गैंग में से कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया है तो उसे बता दीजिएगा कि उसकी रक्षा करने के लिए कौन खड़ा है। मैं उनमें से किसी के ऊपर रहम नहीं दिखाऊंगा। अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो भेज दीजिएगा उन्हें मैडम को किडनैप करने के लिए। रेहान, पागलों की तरह बातें मत करो। राघवन का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और उसने इस काम के लिए कितने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है अभी तक पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला है, इसलिए तुम इतना भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। मैं कुछ लोगों को कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूं, लेकिन इतने सारे लोगों को कॉल करते करते सुबह हो ही जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें उस लड़की के पास चले जाना चाहिए। हम कॉल रखने के बाद रेहान बालकनी में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया और गंभीर चिंतन में चला गया। उसने एक एक मैसेज जेडी, जोसफ और जफर के मोबाइल में भी भेज दिया कि वो सतर्क रहें।
सुबह फ्रेश होने के बाद रेहान राव परिवार के लोगों के साथ नाश्ता किया और उसी वक्त वहां से दुगल मैंशन की ओर निकल गया। उसने जैसे ही वहां पर कदम रखा उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि आसपास एक भी गार्ड्स दिखाई नहीं दे रहा था। आमतौर पर दुगल हाउस के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स भरे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस वक्त वह कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो दौड़ते हुए अंदर गया जहां हाल में जेडी अपने लोगों के साथ सोफे पर अपने सिर पर हाथ रखे बैठा हुआ था। रेहान को वहां देखकर सभी की नजरें उसी की ओर चली गई। वहीं जेडी का ऐसा रूठा हुआ चेहरा देखकर रेहान ने पूछा, क्या हुआ बॉस, आप लोग इस तरह से यहाँ क्यों बैठे हैं और बाहर एक भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है? तभी जफर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, मैडम की सुरक्षा के लिए हमें हर बार उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को बदलना पड़ता है, लेकिन इस बार हम लोगों से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। गलती? रेहान की आंखें छोटी हो गई और उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। जफर ने एक लंबी सांस ली और कहा, आज मैडम का प्रैक्टिकल एग्जाम था सुबह में, उन्होंने हम में से किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था और अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर कॉलेज के लिए चली गई। पर आज जिन बॉडीगार्ड्स को उनके साथ होना चाहिए था उनमें से एक भी उनके साथ नहीं था और जिनको उनके साथ होना चाहिए था हमें उन लोगों की डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर ही रेहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा, इतनी बड़ी गलती आप लोगों के से हुई कैसे? मैंने रात को ही आप लोगों को मैसेज करके इसके बारे में बताया था कि आप लोग सतर्क रहिएगा, थोड़ी सी भी सीरियसली नहीं लिया था। जब आप लोगों को पता है कि राघवन दिल्ली आ चुका है फिर भी आप लोग इतनी केयरलेस हो कैसे सकते हैं? जफर बोला, क्योंकि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो दुगल मैंशन के अंदर घुस सकें। हमें लगा था कि दुगल मैंशन के अंदर होते हुए हिना बिटिया को कुछ नहीं होगा, लेकिन कौन जानता था राघवन इस तरह का चला भी चलेगा। अगर एक भी किडनैपर यहाँ आने की कोशिश करते हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स उन सभी के लाशें बिछा देते। रेहान ने पूछा, क्या उन लोगों का कोई मैसेज या कॉल आया था? अभी तक तो आया नहीं है। और जैसे ही जोसेफ ने इतना ही कहा था कि जेडी का मोबाइल रिंग करने लगा। स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर सभी चौंक गए क्योंकि हिना का नंबर उन्हें दिखाई दे रहा था। जेडी ने तुरंत कॉल उठाया और कहा, बेटा कहाँ हो तुम? कॉल की दूसरी तरफ से हिना की डरी और सहमी आवाज़ उन्हें सुनाई दी, पापा कुछ लोग मुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैं उनसे छूटकर भाग गई हूँ। मैं इस वक्त दिल्ली के जंगल के भीतर हूँ पापा, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है पापा, प्लीज़ आप जल्दी से यहाँ आ जाए। हिना की रोने की आवाज़ सुनकर रेहान ने तुरंत जेडी के हाथों से मोबाइल छीन लिया और हिना से पूछा, हिना तुम इस वक्त किस जगह पर हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो? रेहान प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती। वो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ओके काम डाउन, क्या तुम हमें अपना लोकेशन भेज सकती हो? हिना ने तुरंत अपना लोकेशन उन्हें भेज दिया और बोली, मैं अभी जंगल की ज़्यादा भीतर नहीं हूँ इसलिए यहाँ पर नेटवर्क है, लेकिन जैसे मैं अंदर जाऊँगी नेटवर्क नहीं मिलेगा और आप लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो हिना, मैं आ रहा हूँ, हौसला बनाए रखना। अगर उन लोगों ने तुम्हें एक छोटी से खरोच भी लाने की कोशिश की तो मैं उनकी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। रेहान ने जेडी को उसका मोबाइल वापस दिया और अपना मोबाइल ना निकल के किसी को कॉल लगा कर बोला, मैडम को किसने किडनैप कर लिया है, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ जाकर देखो और हाँ हो सके तो अपने लोगों को वहाँ पर भेजो, मैं और कुछ लोगों को वहाँ पर भेज रहा हूँ। इतना कहकर रेहान वहाँ पर मौजूद लोगों की ओर देखते हुए कहा, राघवन की दुश्मनी आपके साथ है बॉस, लेकिन वो आपकी कमजोरी पर वार करके आपको अपने सामने घुटने टेकते हुए देखना चाहता है, पर मेरे रहते हुए वो सिर्फ सपना ही देख सकता है और कुछ नहीं। मैं हिना को बचाने के लिए जा रहा हूं, अपने लोगों को कहिए जंगल के चारों तरफ हेलीकॉप्टर से मैडम की खोज करें, मैं जंगल के भीतर घुसकर उन लोगों को खत्म करते हुए आगे बढ़ूंगा। रेहान तुरंत अपने कमरे के अंदर गया और उसने अपने दोनों छोटे तलवार को अपने कमर में बांध दिया और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपना पहला वाला रूप ले लिया। रेहान जब फार्म हाउस से बाहर निकाल, बाहर खड़े सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। रेहान जेडी का चॉपर लेकर वहां से जंगल की ओर निकल गया। उधर राघवन इस वक्त अपने लोगों के ऊपर भड़क रहा था, उसे भी हिना के भाग जाने की खबर मिल चुकी थी। उसने गुस्से से देखकर देवराज से कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे लोग आसानी से उस लड़की को यहाँ पर उठाकर लेकर आ जाएंगे, लेकिन वो भाग कैसे गई? माफ़ कीजिएगा भाई, लेकिन मुझे भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं अपने लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनका कॉल ही नहीं लग रहा। राघवन ने अपनी रिवॉल्वर उठाए और लगातार अपने कमरे में रखे गए कीमती चीज़ों पर ऊपर गोलियां चलाने लगा और चिल्लाते हुए बोला, हमारे पास इतना बड़ा मौका मिल गया था और तुम्हारे एक गलती की वजह से वो मौका भी हमारे हाथ से निकल गया। जैसे ही मुझे उस लड़की की किडनैपिंग के बारे में खबर मिला, मैं तुरंत जेडी को कॉल लगाकर उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी एक गलती के वजह से मेरा सपना ही रह गया। तभी मॉरिसन वहां पर आया और उसने कहा, भाई वो लड़की जंगल के अंदर भाग गई है, हमारे लोग उसके पीछे गए हैं। हाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो लड़की बहुत ही जल्द हमारे कब्जे में होगी। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, जो और उसे लड़की को ढूंढ कर लेकर आओ। वहीं दिल्ली जंगल के अंदर हिना डरते घबराते गिरते पड़ते बस आगे ही बढ़ते जा रही थी।
वो अपने पीछे आने वाले लोगों को देख सकती थी, इसलिए वो जितना हो सके उनसे दूरी बनाना चाहती थी। उनके पीछे आते हुए एक आदमी ने अपने लोगों को वहीं पर रुकने का इशारा किया और कहा, सभी बिल्कुल अलर्ट रहना क्योंकि इस एरिया में तेंदुआ पाया जाता है। अगर उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए सभी एक साथ रहने की कोशिश करना। अगर ऐसे ही बात है तो फिर हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आज उस लड़की का शिकार तेंदुआ करेंगे और कल हम उसकी डेड बॉडी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। पागलों की तरह बातें मत करो, हम जंगल के इतने भीतर में आ गए हैं कि अगर बाहर निकालने के लिए जाएं तो आधी रात हो जाएगी। वैसे भी जंगल के अंदर कब रात होती है कोई नहीं बता सकता। तभी उन्हें आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगे जो उन्हीं के ऊपर मंडरा रही थी। भाई, इस तरह का हेलीकॉप्टर तो हमारे गैंग के लोगों के पास है ही नहीं ना। उस लड़की ने इतना ही कहा था कि सभी तुरंत बड़े बड़े पेड़ों के पीछे जाकर छुप गए। हमारे गैंग के पास नहीं है तो क्या हुआ, उस लड़की के बाप के पास तो होगा ही। कोई भी बाहर निकालने की कोशिश मत करना, ये खतरा बस थोड़ी देर के लिए ही मंडराएगा आएगा। रेहान पायलट की ओर देखते हुए बोला, मैडम की आखिरी लोकेशन यहीं तक दिखा रही है, लगता है बड़े बड़े पेड़ पौधे होने की वजह से उनका सिग्नल नहीं मिल रहा। मैं यहीं पर उतर रहा हूं, तुम आगे जाकर मुझे वायरलेस पर कांटेक्ट करना। पायलट ने अपना सिर हम हिलाया लेकिन उसे एक भी जगह लैंडिंग करने के लिए दिख नहीं रही थी। तभी उसने देखा कि रेहान खिड़की से बाहर खो चुका है और वो भी बिना पैराशूट के। ये देखकर वो और उसका साथी दोनों ही हैरान होकर उसे देख रहे थे। रेहान ने एक बड़े से पेड़ के डाल के ऊपर लैंडिंग किया और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे वायरलेस पर मैसेज रिसीव हुआ, हमारे आगे कुछ लोग हैं जो राघवन के लोग लग रहे हैं। रेहान ने उनका लोकेशन देखा और कहा, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर भेजा था लेकिन उन्हें आने में अभी भी वक्त है, मतलब ये वही बॉडीगार्ड हो सकते हैं जो मैडम के साथ दुगल मैंशन से निकले थे। बोलिए भाई, हमें क्या करना होगा? बस उन पर नज़र रखो, मैं आ रहा हूँ। रेहान एक डाल पर से दूसरे डाल पर छलांग करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। वहीं जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां से गया सभी लोग तुरंत पेड़ों के पीछे से बाहर निकले और आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि अचानक वहां पर तेजी से हवाई चलने लगी और एक है काला कपड़ा पहना हुआ आदमी उनके सामने उतरा। वो नीचे इतने आराम से उतर रहा था मानो उसने अपने कमर में रस्सी बांध रखी हो। एक अनजान आदमी को घने जंगलों के बीच इस तरीके से नीचे उतरते देख वो सभी आदमी डर से कांपने लगे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, इसलिए वो सभी पागलों की तरह रेहान के ऊपर गोलियां चलाने लगे। रेहान मुस्कुराया और अपने दोनों तलवारों को निकालकर अपने सामने आने वाली सभी गोलियों को काटते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। अबे, अब ये कौन है? मुझे तो कोई भूत पिशाच लग रहा है भाई, आखिर इतने घने जंगलों में और इतने बड़े बड़े पेड़ों में भूत पिशाच ही रहते हैं। नहीं भाई, मुझे तो ये भूत नहीं बल्कि कोई डाकू लग रहा है जो यहाँ पर आने वाले लोगों को लूटता है। तभी उनके पीछे में भी और कई सारे आदमी आकर खड़े हो गए जिनके हाथों में इस वक्त हथियार थे और वो सभी उनके निशाने में। शंकर उन लोगों के सामने बंदूक लेकर खड़ा हो गया और बोला, जिस लड़की को तुम लोग किडनैप करके लेकर जा रहे थे वो कहाँ है? जल्दी बोल वरना आज यहाँ से तुम में से एक भी बचकर जा नहीं पाएगा। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए बॉडीगार्ड द अनटोल्ड सीक्रेट के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।